कवरिंग के बाद बाजार उस लेवल पे आके पहुंच चुका है जहां पर बुल्स काफी हद तक एंजॉय कर रहे हैं पुल बैक रैली को, और बीयर्स के मन में थोड़ा सा डर है कि कहीं रैली और एक्सटेंड ना हो जाए। फिलहाल तो बाजार ने शुक्रवार का दिन यानी कि गिरावट के बाद की रिकवरी और इसका कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखाते हुए सोमवार को बढ़िया चलाया। लेकिन आज जब मंगलवार है, और एक और चीज, आज भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस भी है, तो संकट मोचन है। तो उन सब की, उनके जन्म दिवस की आपको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। श्री राम के अनन्य भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान जी की आज जन्म दिवस है। खैर, हम आगे बढ़ें तो हमको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें विघ्नहर्ता इसी तरह से तोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे। फिलहाल मोटा मोटी शॉर्ट कवरिंग के हैं, वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। कुछ ग्लोबल मार्केट्स ठीक हुए हैं, कुछ आईटी कंपनीज ठीक हुई हैं, कुछ बुरी खबरें ईरान से आना कम हुई हैं। तो ये सारा मिला जुला इफेक्ट आपको इस एक्सपायरी वाले वीक में दिख रहा है, और एक राउंड की वोटिंग भी हो चुकी है, तो अभी अर्निंग्स भी चल रही हैं। तो इस सारे का सारा इम्पैक्ट हम आज फिर से संजो के लेके आए हैं। अगले 2.5 घंटे जिन जिन मुद्दों पर हमने बातचीत की है, ये सभी के सभी मुद्दे हम आपके सामने ज़रूर वापस से रखेंगे और थोड़ा और बेहतर तरीके से फैक्चुअल डाटा के साथ रखेंगे। इसलिए मेरे सहयोगी सृष्टि और अभिषेक अगले 2.5 घंटे मेरे साथ बने रहेंगे। मेहमानों का पूरा कुनबा जोड़ लेंगे ताकि आप तक सही सलाह, सटीक सलाह, बिना हीरो और जीरो बने हुए आप तक पहुंचा दें। आप आराम से उन डाटा को एंजॉय कीजिएगा, उस रणनीति को एंजॉय कीजिएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। 4 अहम ट्रिगर हमेशा की तरह पहले स्क्रीन पर आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 ट्रिगर में ग्लोबल मार्केट्स हमेशा की तरह पहले ही होगा, और वहाँ पे हमने देखा है कि डाउ और नेस्डैक दोनों के अंदर ही ठीक ठाक बढ़त हुई। खास डाउ के अंदर अच्छी बढ़त आई है। तीसरे दिन है जब वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, और इंडियन मार्केट में भी आज 3rd डे हो जाएगा। अगर मार्केट गैप के साथ खुलता है तो 3rd डे हो जाएगा जब बाजार भी आज हरे निशान में होगा। 22,380 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। ऑलमोस्ट हमने यहीं पे क्लोज भी किया हुआ है। आते हैं रिलायंस के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक के नतीजे रहे हैं। जेफरीज यूबीएस की बाय रेटिंग इस पे आ चुकी है। आपको मालूम है कि रिलायंस एक बड़ा कंटेंडर है, वेटेज, अर्निंग्स और बहुत सारी दुनिया इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए समय नहीं सारी चीज़ें बताने का, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए इसके नंबर इस बार अभी तक के ठीक है। आपको अगर देखें तो टीसीएस के नंबर भी ठीक आए थे। थोड़ा बहुत इन्फोसिस ने निराश किया, लेकिन वो भी ठीक ही बंद हुआ था, उस दिन उसने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाया। अभी तक मैं जितने भी बड़े नंबर्स देख पा रहा हूँ, कहीं भी कोई मेजर डेंट एज सच नहीं दिखा मेरे को। तो टाटा कंज्यूमर, एमसीएक्स, एम&एम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे आज होंगे। टाटा कंज्यूमर्स का प्रीव्यू ऑलरेडी हम आपके सामने रख चुके हैं। पटेल इंजीनियरिंग, पीएसपी प्रोजेक्ट्स का क्यूआईपी खुल चुका है। ज़्यादातर कंपनीज क्यूआईपी के जरिए जो फंड रेज कर रही हैं वो सक्सेसफुल है और अच्छा क्यूआईपी हो रहा है। कल वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जबरदस्त रिस्पांस, 7 टाइम से ज़्यादा उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, और यही बात हम आपसे कह भी रहे थे जब 2 या 3 टाइम तक। हमको ऐसा लगता है कि 7-8 टाइम्स तो इसका आ ही जाएगा, और वो कल हमको होता हुआ भी दिखा है। खैर, इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी आगे। सृष्टि मेरी जो सहयोगी हैं वो कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। फिर हम ग्लोबल मार्केट के साथ साथ थोड़ा डेरिवेटिव्स का डाटा चेक करेंगे। 24 तारीख की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, 25 की निफ्टी की एक्सपायरी। अब अलग अलग हो गए, बिछड़ गए हैं दोनों। सृष्टि जी बताइए। जी हाँ, एक्सपायरी एक्शन भरपूर देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे। पर इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी संकेत जो है पॉजिटिव होते हुए नज़र आए हैं। और अभिषेक, कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली डाउ जोन्स में। एक पल को तो 400 अंकों से ज़्यादा की भी तेज़ी थी। तो लगता है सभी फैक्टर्स जो हैं अभी बुल्स के लिए फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स में तेज़ी है, सोने में थोड़ी सी नरमी आई है, यानी कि जो रिस्क ऑफ एसेट वो थोड़े से कमजोर हुए हैं, जो कि इक्विटी मार्केट्स के लिए तो फिलहाल पॉजिटिव ही दिख रहे हैं सभी संकेत। बिल्कुल पॉजिटिव है सृष्टि, और उस पॉजिटिविटी के पीछे की वजह यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कश्मकश चल रही थी, ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वो आगे इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहता है, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थोड़ी घटी है, उसने भी सपोर्ट करने का काम किया है। डाउ में लगातार तीसरे दिन हमने तेज़ी देखी है। कल 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी रही डाउ जोन्स में। और नेस्डैक की बात करें तो लगातार जो 6 दिनों की गिरावट चल रही थी उस पर ब्रेक लगी है, और ब्रेक लगी है उन कंपनीज की बदौलत जिनके चलते प्रेशर बन रहा था। हमने रिकवरी देखी है एनवीडिया के शेयर में, कल करीब 4.5% के आसपास की तेज़ी दिखी। आर्म होल्डिंग्स में 7% के आसपास की तेज़ी दिखी, और आज वहां पर नजर होगी कि टेस्ला के नतीजे कैसे आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर संकेत अच्छे हैं। टेक शेयर में रिकवरी है, मिडिल ईस्ट में तनाव घटा है, और उसका फायदा ना सिर्फ अमेरिकी बाजारों को मिल रहा है, बल्कि अगर आप एशिया में देखेंगे तो वहां पर भी उसका फायदा मिल रहा है। थोड़े थोड़े से
मिक्स्ड हैं। अगर आप फ्यूचर से संकेत लेंगे, डाव फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, डाव फ्यूचर्स में हल्की सी आपको नरमी दिखेगी, नेस्डेक फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा, तो वहां से थोड़े से मिक्स क्यू जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत अच्छे हैं। अगर आप डॉलर और बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो खास बदलाव नहीं है। डॉलर इंडेक्स है 106 पर और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.5 के आसपास थी, 4.6 पर है, उसके आसपास ये बरकरार है। सोना जरूर नीचे आ रहा है और इसको आप इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे संकेत के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में 3% टूटा है ये सोना और कॉमिक्स में भाव है $2320 के पास। लेकिन क्रूड की तेजी थमी है और कच्चा तेल जो है अब ये $87 प्रति बैरल के आसपास जाकर ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन घट रही है। एशिया पर अगर आप आए तो गिफ्ट निफ्टी जरूर करीब 50 अंकों की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है, 22,400 के ऊपर जाकर। अगर आप बाकी बाजारों को देखेंगे जिनसे हम संकेत लेते हैं, जापान के बाजार, वहां पर तेजी दिखेगी। हांगकांग का बाजार हैंगसेंग, वहां पर 200 अंकों के आसपास की तेजी है। कोरिया के बाजार में थोड़ी सी नरमी है और चीन के बाजार में थोड़ी सी नरमी जरूर है। लेकिन आज जो आंकड़ों पर जो नजर रहेगी वो आंकड़े हैं अमेरिका में घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, नंबर्स में टेस्ला के नंबर्स आएंगे, और इस हफ्ते की अगर बात कर लें तो मेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट यानी कि आईटी की जो दिग्गज कंपनीज हैं अमेरिका में और ग्लोबली, उनके नतीजों पर नजर रहेगी। तो संकेत ठीक ठाक है, क्रूड नरम है, अमेरिकी बाजार ऊपर है। एशिया में गिफ्ट निफ्टी हमारा संकेत, यहां से भी तेजी के संकेत है और हैंगसेंग में 200 अंकों के आसपास की बढ़िया वाली बढ़त है। तो ग्लोबल क्यूज बाजारों के लिए ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं जरा FIs DIs के आंकड़ों पर। उसके अलावा चूंकि अब एक्सपायरी भी बिल्कुल नजदीक आ गई है तो रोल ओवर के आंकड़े भी हम जानेंगे और निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर आपके लिए हम रणनीति भी बनाएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं FIs की लॉन्ग होल्डिंग के साथ। डिम्पी, किस तरह के संकेत हैं बताइए आज FIs की आंकड़ों से? देखिए, कल मार्केट में FIs ने कुछ खास बड़ा काम नहीं किया और FIs की होल्डिंग करीब 1% से घटी है। थोड़ी बात बोलूँगा, 1% से घटी है और इनकी होल्डिंग अब नेट में आके करीब 34% हो गई, 35% से घटकर 34% हुई है। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं, DIs की होल्डिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं। एक्चुअली इसलिए हो रही है, आप देखेंगे जब होल्डिंग में चेंज नहीं हो रहा फिर बाजार कौन चला रहा है? बाजार चला रहे शॉर्ट कवरिंग वाले। पिछले 2 दिन से मार्केट के अंदर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हो रही है और कल करीब 15% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग बैंक निफ्टी पे हुआ है। कल आप देखोगे, चेक करोगे तो, अगर आप निफ्टी का भी कल डाटा चेक करोगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है यहाँ पे। इसका मतलब सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े थे ना, उनको हम रवाना कर रहे हैं। देखिए, बाजार 2 तरीके से चलता है, या तो शॉर्ट्स को कवर करवाओ या तो ताज़ा खरीदारी करो। तो पिछले 2 दिन से ताज़ा खरीदारी नहीं है, माइंड इट, ये बात ध्यान रखना, ताज़ा खरीदारी नहीं है, शॉर्ट्स की कवरिंग है। जिन्होंने मंदी किया था सिस्टम से, उनको बाहर किया जा रहा है। इसलिए जो वो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, मान लो 100 लोग थे, आपने 70 या 80 लोगों को बाहर कर दिया, तो 20 लोगों को बाहर करके आप क्या पालेंगे? तो ऐसे ही कुछ कुछ कंडीशन है। पिछले 2-4 दिनों से बाजार सिस्टम में से मंदड़ियों को, सिस्टम को खदेड़ के बाहर कर रहा है। तेज़ी मार्केट के अंदर इसी वजह से आ रही है और इसी वजह से आप देखेंगे FIs के नंबर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जबकि बाजार के अंदर 300-350 पॉइंट की रिकवरी आ गई। ठीक, DIs के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है तो फिर रिकवरी आ गई। रिटेल के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, फिर भी रिकवरी आ गई। मैं रिटेल के नंबर से अभी भी खुश नहीं हूँ। ये जो 63% की होल्डिंग अभी भी लेके बैठे ना लॉन्ग की, ये टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है वापस से। इसलिए ठीक है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन फिर भी होल्डिंग थोड़ी कम हो जाती है रिटेल की, FIs की होल्डिंग थोड़ी बढ़ जाती तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और होता। लेकिन मैं इसी सिर्फ FIs के नंबर पे, FIs के कामकाज पे और शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड को चेक करते हुए ये कह सकता हूं कि 22,450-500 तक आप आराम से आ जाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी कल भी हमने यही लेवल्स आपके सामने रखे थे। ठीक है, तो FIs की होल्डिंग से ये संकेत आपके लिए। लेकिन अब निफ्टी पर आते हैं और निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग करना है या फिर अगर आप लॉन्ग हैं, आपने तेजी की पोजीशन बना रखी है, तो ये अब समझते हैं। कल डे हाई पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई डिम्पी 190 अंक ऊपर 22,336 पर। तो जिनको फ्रेश लॉन्ग करना है, क्या उनके लिए माहौल ठीक है, आंकड़े ठीक हैं, और जो लॉन्ग हैं क्या उसको कंटिन्यू करें, ट्रेल कर लें? दोनों का जवाब देता हूं। दोनों का जवाब मैं कल से कनेक्ट करके दूंगा और कल भी हमने आपके सामने बहुत जोर से बताया था कि
के हिसाब से हमको नहीं लगता कि निफ्टी की इस बार की एक्सपायरी 22,000 के भी नीचे हो जाएगी या 22,000 तक भी होगी। और आप कल देखो मार्केट ने करीब 150 पॉइंट के आसपास 180 पॉइंट के आसपास जोड़े हैं और बाजार को और ऊपर ले आया। अब आपका धर्म क्या बनता है? आपके पास ऑलरेडी देखिए हमने ना 21,800 से प्लस करवाना शुरू किया था। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो हमारा फ्राइडे वाला वीडियो उठा के देख ले, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि हमने उस समय क्या बोला। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने देख लीजिए ना। और रिपीट तो कर नहीं सकते, यूट्यूब के अंदर गया और डाटा चेंज हो नहीं सकता। ठीक, तो आप जाके चेक कीजिए, आपको खुद आइडिया लगेगा। उस बढ़िया प्रॉफिट आप लेके आए हो 21,800 लेके, अब आप 22,350 पे आज भी मैं मानता हूं कि जो गिफ्ट निफ्टी है थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प और करेगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत हेल्प करने के बाद इसके टैंक में जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल भरा हुआ है बॉस, एक जगह पे जाके तो वो फ्यूल भी खत्म होगा ना, ये खत्म होने जा रहा है। आप ऑलरेडी 100 किलोमीटर का फ्यूल हमने आपको दिया, 80 किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हो, 20 किलोमीटर गाड़ी आपकी और चलनी बाकी, जो आज में चल के वो भी खत्म हो जाएगा। तो फ्यूल आपके पास नहीं है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए आज का लेवल मार्केट एक नए लेवल पे आपको लेके तो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको फिर नया कुछ चाहिए। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ये एक लेवल तक तो आपके लके धकेल देगी, लेकिन उसके बाद आपको नई सहारा, नई हेल्प चाहिए। और मैं थैंक यू करूंगा इसमें HDFC बैंक के नंबर्स का, रिलायंस के नंबर्स का और काफ़ी हद तक TCS के नंबर्स का, जिन्होंने ये हौसला भी बनाए रखा कि बाजार के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जिनके पास ये पोजीशन है उनको एक काम करना है, थोड़ा ट्रेल कर लो, अब ऊपर आ जाओ। अब आप 22,000 पे मत बैठे रहो, अब आप 22,200 पे आ जाओ, 300 पे आ जाओ आप। और आपका टारगेट होना चाहिए 22,500 का, क्योंकि 450 से लेकर 550 वाला बैंड पूरा रेजिस्टेंस बैंड है। आप पहले इसको भी तोड़ते नहीं थे, जब आए तो इसके नीचे फिर आए, फिर से इसको हिट करने जा रहे हो, तो ये तोड़ेगा नहीं। ये शॉर्ट कवरिंग से नहीं टूट सकता, ये तेजी से ही टूटेगा। और ये हो सकता है आपकी आंखों के सामने ना टूटे, गैप के साथ टूटे, ये और अच्छा होगा तब। ये फिलहाल अभी आप मान के यही चलो कि 22,500 तक का इस सीरीज का टारगेट मान के चलता हूं, और हमने यही आपके सामने रखा भी था, कल भी और आज भी ये रखते हैं। हमारा अपना टारगेट इस सीरीज तक का वो 22,500 तक का ही है, और 22,200 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। नए वालों के लिए 1:1 का रिस्क बनता है। आप 150 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट है आपका, 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप है, तो वो आपका फैसला है। मैं इसमें हाँ भी नहीं बोलूँगा, ना भी नहीं बोलूँगा, बट रिस्क रिवॉर्ड एक है। मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए, आप देख लीजिए। 3 दिन के बाद अगर आप जागे हैं, शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा लेने के लिए अब आए हैं, तो आप लेट तो हैं बॉस। अब आपको बुरा लगे वो बात अलग है, लेकिन आप लेट तो हो ही गए हो शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में लेट है, लेकिन क्या शॉर्ट करने के अब मौके आ रहे हैं? क्योंकि 2 दिनों की तेजी अच्छी खासी हो गई है डिम्पी। हालांकि कल अवॉइड करने की सलाह थी, अभी भी क्या सेम राय है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाएं, 22,400 से 500 की रेंज में जाएं तो कुछ मौके बन सकते हैं? देखिए, शॉर्ट करना भी अपने आप एक प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि बाजार चल गया तो हमको शॉर्ट कर देना चाहिए। वो शॉर्ट तभी करना चाहिए जब शॉर्ट करने के सिग्नल आए, लेवल तो दिखे, कोई थकावट तो दिखे। मार्केट में फटीक चेक होगी, फटीक तो है नहीं, 1.13 का ही PCR है, फटीक नहीं है, बाजार थका हुआ नहीं है। बाजार के अंदर क्या बहुत ज़ोर से हम लेवल आए हैं और हमने ये लेवल्स को हिट करा है, ये आप हारी हुई ज़मीन को ही जीत रहे हो। मैंने कल भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया था कि आप ये हारा हुआ ही सिर्फ जीत रहे हो। आपने नया क्या किया है? नया तो ऑलरेडी इससे ऊपर के लेवल आप देख के भी आए हुए हो और आपने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो आप सिर्फ पुरानी ज़मीन को रीगेन करें, इसमें ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। इसमें यह होना चाहिए कि ठीक है भाई, हमने दिक्कत की, थोड़ा वापस हम रीगेन करके वापस आ गए। ठीक, तो शॉर्ट करने के अभी अवेलेबल सोर्सेज नहीं है, अवेलेबल लेवल्स नहीं है। बाजार क्या थक गया है? मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ फटीक का, कि बाजार थक गया है। बाजार थका हुआ का कुछ नहीं है, लेकिन बाजार का फ्यूल खत्म हो गया है। अब फ्यूल खत्म होने और थकने में फ़र्क होता है। आपकी गाड़ी चल तो सकती है, लेकिन उसमें ऊर्जा खत्म हो गई है, तो ऊर्जा की और ज़रूरत है। वो ऊर्जा अर्निंग से आए, ग्लोबल मार्केट से आए, आपके अपने लेवल से आए, ये मेरे को पता नहीं वो कहाँ से आएगी, लेकिन अगर आती है तो और चलेंगे, अगर नहीं आती है तो यहीं रुक जाएंगे और बाजार नीचे आएगा, ऐसे चांसेस नहीं लगते। इस सीरीज़ के लिए हमारा अपना जो टारगेट था वो पहले 22,500 का था, इसलिए मैं बोलूँगा कि 22,500 पे आके अगर जिन लोगों ने ठान रखा है कि हमको शॉर्ट करना है, मेरी तरफ से ना है, करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के कर सकते हैं। हाँ, वो ये बात ज़रूर बता दीजिएगा, ईटीना और स्वदेश वालों ने बोला था कि शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया है, बस इतना उसको बोल दीजिएगा, फिर आपकी वो जितनी हेल्प कर पाएंगे आपके वित्तीय सलाहकार आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट को लेकर ये व्यू। निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी बैंक में इंटरेस्टिंग ये रहा कि कल HDFC बैंक के नहीं चलने के बावजूद भी 350 अंकों की हमने तेजी देखी और ये अच्छी चीज़ रही। सपोर्ट मिला ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक से और SBI से, बाकी PNB जैसे कुछ बैंकों ने भी सपोर्ट करने का काम किया।
डिम्पी, तो निफ्टी बैंक क्या इसमें भी लॉन्ग को लेकर या फिर लॉन्ग नए इनिशिएट करने को लेकर कन्विक्शन है अभी भी? देखिए, ये बात सच है कि कल बिना एचडीएफसी के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और एचडीएफसी ने इससे पहले काफ़ी हेल्प की है आपको। उस जगह से तो उसने ही निकाला ना जिस दलदल में आप फंसे हुए थे, शॉर्ट्स में पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे। और मैं कल एचडीएफसी के साथ साथ ना आईटी कंपनीज का ज़्यादा थैंक यू करूँगा। अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो कल लास्ट के 1 घंटे में सबसे तेज़ी से चलने वाला इंडेक्स वो बना। सबसे लास्ट में चलने वाले शेयर्स वो थे, इन्फोसिस, टीसीएस, सब चेक करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं बैंकिंग को कल पूरा क्रेडिट ना देते हुए मैं आईटी को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि उसकी वजह से हम लास्ट के 1 घंटे में बढ़िया मोमेंटम दिखा पाए हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी, और ये दोनों दुश्मन है बाय द वे। मैं आपको बता दूं, आईटी और बैंक्स टिपिकली वेटेज के हिसाब से टकराते हैं आपस में ये, और दोनों जिस दिन जुड़ जाएं उस दिन तो चमत्कार होता है मार्केट के अंदर। खैर एनी हाउ, मैं आता बैंक निफ्टी के डाटा में। बैंक निफ्टी के अंदर ना कल 15% की शेडिंग हुई है। आप सिस्टम से इतने शॉर्ट्स बाहर निकाल चुके हो कि अब आपको शॉर्ट्स निकालने वाले नहीं बचे। अरे आपके पास 100 लोग थे, आपने सामने वाले को शूट करना शुरू किया, आपने सारी सेना उनकी खत्म कर दी। अब मारोगे किसको? आप जीतोगे क्या? सामने तो खाली हो गया ना, आपने कितना जीतना था सब जीत तो लिया। बाजार ने वही किया, 48,000 तक आके इसका शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खत्म है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि 48,200 तक बाजार और ऊपर लेके आ सकता है। कल हमने अपनी इन्हीं आंखों से, इन्हीं चर्म चक्षुओं से हमने करीब 48,000 के लेवल भी देखे हैं और हम 9 कुछ पे आके बंद हुए, 9:24 के आसपास। यस, तो हम ऑलमोस्ट 48,000 देख चुके हैं। कल ही कल में मेरे तो टारगेट अचीव हो गए थे 48,000 के, मैंने कल आपके सामने बोला भी था अगर आपको याद होगा तो। फिर भी 48,200 तक का मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा और ड्रैग हो सकता है। तो आप 200-250 पॉइंट के लिए और बैंक निफ्टी को एंजॉय कर लीजिए। और उसके बाद मार्केट में मैं फटीक वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूल वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि बाजार में फ्यूल खत्म हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग का। फिर आपको नए सीरीज के डाटा, नए लेवल्स, नया सब कुछ देख दाख के आपको आना चाहिए। मेरे हिसाब से 48,200 तक ही बैंक निफ्टी के अंदर इस दमदार तेजी का। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बाजार में कोई खरीद नहीं रहा है, बाजार में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सिर्फ चर्निंग हो रही है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो जिनके पास ये पुरानी बैंक निफ्टी पड़ी हुई है, बढ़िया से लेके आए अपने प्रॉफिट्स। 47,800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल। ये कल 5% का विक्स घटाता है, ये कई बार बढ़ भी जाता है किसी भी खबर से, है ना। तो इसलिए 5% की विक्स के बढ़ने उड़ने से कम 200-300 पॉइंट का फर्क आ जाता है बैंक निफ्टी पे। इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस है 47,800 का बनेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 48,200 यानी कि 200 पॉइंट और कमाना चाहते हो, रुक जाओ बाजार में। आपको लग रहा है मेरा पेट भर गया, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। फिर नए वाले लोगों के लिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, 200 पॉइंट कमाएंगे, 200 पॉइंट गवाएंगे। 47,800 का स्टॉप लॉस है, 48,200 का टारगेट है। फैसला आपके पास है। आप मेरे से बोलोगे सर आप क्या करोगे, तो मैं तो कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे को नीचे पे मेरा माल लिया हुआ है, तो मैं तो नीचे वाला माल ऊपर पे काटूंगा, मैं लूंगा नहीं नया, पहला पॉइंट। और मैं सौदे महंगे भी नहीं करूंगा, मैं फालतू का कोई ट्रेड भी नहीं लूंगा। ये मोटा मोटी हमने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए। फैसला नए वालों को खुद फैसला करना, आज मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पुराने वालों के लिए मैं लेवल्स आपको जरूर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 500 पॉइंट्स की रेंज है 47,700 से लेकर 48,200 की, और बाजार में थकान के संकेत भी दिख नहीं रहे। कल भी शॉर्ट वालों को दूर रहने की सलाह दी थी डिम्पी आपने, क्या आज भी यही सलाह है, उसमें कोई बदलाव नहीं है? हाँ, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जैसे मैंने पहले पे नोट में ये बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि बाजार चल के अगर रुक रहा है तो आपको शॉर्ट ही करना है। बाजार चल के रुक के कंसोलिडेट भी तो कर सकता है, और रुक के वहीं लेवल्स पे रुक भी तो सकता है, वापस हो सकता है रीफ्यूलिंग हो जाए किसी चीज़ से, फिर चलने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर थकावट नहीं है। मैंने इसलिए बार बार वर्ड थकावट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बाजार के अंदर थकावट नहीं है, बट उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, उसकी एनर्जी का लेवल खत्म हो रहा है। वो एनर्जी का लेवल एग्जॉस्ट कर रहा है पिछले 2 दिन से। उसने फ्राइडे को भी पूरी एनर्जी लगाई बाजार को निकालने में, मंडे को कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखाया, आज मंगलवार आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 1-2 चीज़ें मैं और जोड़ देता हूँ बैंक निफ्टी के साथ ही, वो है पुट कॉल रेशियो। उसके हिसाब से बाजार कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीब 12.5 का, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, करीब 6 शेयर एफ&ओ बैन के अंदर है। तो कुल मिला के सारा डाटा हमने आपके सामने रख दिया। मेरी तरफ से बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब आएगी। फिलहाल लॉन्ग वालों को ज़्यादा सोचना है, शॉर्ट वालों को सोचने का अधिकार ही नहीं देंगे अभी हम। लॉन्ग वालों को सोचना है कि उनको प्रॉफिट बुक करने हैं या अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे आना है। और नए वालों के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। कोई आदमी कहे कि नहीं यहाँ से 49,000 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पहले पार तो करो लेवल, फिर हो जाएगा 49,000। मैं खुद बोल रहा हूँ 50,000 भी हमको लगता है बैंक निफ्टी, बट वो होगा तब होगा ना, अभी क्यों ख्याली पुलाव बनाए।
ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके लिए रणनीति होगी। एक आंकड़ा डिम्पी आपसे और चाहेंगे, जरा रोल ओवर के आप आंकड़े बता दीजिएगा और उसके बाद उसमें कॉस्ट कितनी है ये बताइएगा, स्टॉक्स के भी। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जो बैन वाले जो शेयर्स हैं वो कौन से हैं। डिम्पी ने बताया कि 6 शेयर्स हैं। दरअसल बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, एक्साइड और मेट्रोपोलिस ये बाहर आए हैं और हिंद कॉपर की फिर से एंट्री हुई है। तो बायोकॉन, आइडिया, पिरामल एंटरप्राइजेज, सेल, जी एंटरटेनमेंट और इसके अलावा हिंद कॉपर, ये 6 शेयर बैन में हैं। अब रोल ओवर पर आते हैं डिम्पी। अभी चूंकि पूरी तरह से डेटा फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा, अभी तो एक दिन निफ्टी बैंक को बाकी है, 2 दिन निफ्टी को बाकी है, तो आंकड़े किस तरह के हैं और कहां पर ज्यादा रोल ओवर है, कहां पर कम रोल ओवर है स्टॉक्स में? देखिए, दोनों में अब ना अलग अलग होती है एक्सपायरी। तो जब से पिछले महीने से शुरू हुआ है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 1 डे बिफोर होगी, उन्होंने सिंक कर दिया ऑप्शन ट्रेड के साथ, जो वीकली होती थी कि आप बुधवार को वो करोगे और बृहस्पतिवार को वो करोगे। उससे क्या हुआ कि ना थोड़ा रोल ओवर पे इम्पैक्ट आने लग गया। पहले ना एक साथ एनर्जी काम करती थी, अब ये सेग्रीगेशन एनर्जी है। दूसरा पॉइंट, अभी ना रोल ओवर ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ऑलरेडी अब तक रोल ओवर बैंक निफ्टी पे 41% का हुआ है। और इसमें जो रोल ओवर कॉस्ट है, यानी कि खर्चा आ रहा है एक सीरीज से अगली सीरीज में, 150 पॉइंट आपको फालतू दे के आने पड़ रहे हैं। मैं आपको सच्ची में बताऊं, ये रोल ओवर कॉस्ट कम है, नहीं तो आपने 250-250 पॉइंट। अच्छा, पिछली सीरीज में आपको पता है आप रोल ओवर कॉस्ट कितनी पे करके आए हो? 400 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट पे हुई है। यानी कि अगर आप उससे पहले मार्च से लेके अप्रैल में आए हो तो आप 400 पॉइंट बैंक निफ्टी महंगी लेके आए थे। इस बार आपको बैंक निफ्टी का जो ट्रांस मिल रहा है, यानी कि अगले महीने का पूरा समय दे रहा है, वो 155 रुपये लेके आपको 1 महीना और दे देगा कि ले लो भाई, 1 महीना मेरे से और ले लो आप। तो वो अभी सस्ता है, मैं बोलूँगा सस्ता है। दूसरा पॉइंट, 41% का जो रोल ओवर है, ये रोल ओवर कम है। मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिव रोल ओवर कंटिन्यू होता है तो हम 48,200 को भी पार कर जाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं भी होता ज़्यादा तो फिर 48,200 आने तक के चांसेस है। निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा कम है, 38% का। आईटी की वेट हो रही है, आईटी के अंदर कोई ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिख रहा हमको। आईटी का रोल ओवर आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रोल ओवर पॉजिटिव हो गया तो फिर ये इसका भी रोल ओवर स्पीड से बढ़ेगा। तो दोनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मोर देन 70% के रोल ओवर आपको आने वाले दिनों में दिख जाएंगे। आपने शेयर्स के नाम पूछे थे, टाटा केमिकल, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कॉपर जो एफ एंड बैन में भी चला गया, इनके रोल ओवर हाईएस्ट हैं। और जिनके कम हैं, जी, पिरामल एंटरप्राइजेज, बलरामपुर चीनी और बंधन बैंक। कम और ज़्यादा रोल ओवर वाले ही पोजीशन अगली सीरीज में काम आएंगी। जिनका एवरेज रोल ओवर होता है वो कोई काम के नहीं होते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। ज़्यादा और कम वालों को अगली सीरीज के लिए नोटिस कर लिया करो, इसलिए हम ज़्यादा और कम ही दिखाते हैं, बीच वाले दिखाते ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शेयर थोड़े से आंकड़े बदलेंगे, लेकिन इन पर नजर आप जरूर रख के चलिएगा, जहां पर ज्यादा रोल ओवर है और जहां पर कम रोल ओवर है, और आपको अगली सीरीज के लिए क्यों भी मिल जाते हैं कि आपको पोजीशन अपनी कहां पर लेनी है या फिर कहां पर शिफ्ट करनी है। अब चलेंगे सृष्टि के पास, जो कि मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे और आगे के लिए रणनीति और आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगी। सृष्टि, ओवर टू यू। जी हाँ, आप जल्द ही हमारे एक्सपर्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं। आपको ढेर सारे खबरों वाले काउंटर्स भी बताने हैं, साथ ही ब्रोकरेजेस की कॉल कहाँ पे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही आज दिन के लिए फोकस रहेगा रिलायंस पे भी, क्योंकि कंपनी के अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आए हैं। पर ढेर सारी ब्रोकरेज नोट्स हैं, सभी ने लगभग जो है उस पर टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, पर क्या कुछ रेटिंग दी है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर चलिए अब अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल किरण जानी, विशाली पाल और साथ ही आयुष मेहता मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड किरण, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज के लिए आपके ध्यान में कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और जो कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या यहाँ पे आप भी बाय रणनीति अपनाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट 2 दिन से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से मार्केट एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में वापस रिज्यूम हुआ है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर से हम रिबाउंड्स कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में दोनों इंडाइसेस में एक बुलिश एंड डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी के डेटा के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का जो पीसीआर रेशियो है वो 1 के ऊपर है। सो क्लियर कट इंडिकेशन बुलिशनेस के ही है। सो बाय टिप्स की ही यहाँ हमारी सलाह रहेगी। अगर कोई डिप आता है या इवन एट करंट मार्केट प्राइस एनीवन कैन गो लॉन्ग। लेवल वाइज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 22,300 के ऊपर हम टग ऑफ वॉर देख रहे हैं, 22,300 के ऊपर आप निफ्टी में देखोगे तो 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, जहाँ पे पुट साइड पे 1,14,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है।
सो इवन तो ये पुट साइड पे जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो कोई भी टिप आता है 22,250 से 22,300 के आसपास, सो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल 22,450 तक हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डीपीजी ने भी उसी लेवल के आसपास एक्सपेक्टेशन दिखाई है। और जो स्टॉप लॉस है, तो इंट्राडे के हिसाब से या तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 22,180 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 47,700 या 47,600 के आसपास कोई भी डिप आता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। इवन तो मार्केट 48,000 के नीचे बंद हुआ है, फिर भी 48,000 के पुट राइटर्स है वो 1,22,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट 48,000 के नीचे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और जैसे ही मार्केट खुलता है तो 945 तक आप देखिए, अगर 48 के नीचे है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 48,400 48,300 तक के टारगेट देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 47,500 के नीचे का मेंटेन करना है। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स या तो करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। टेक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपनाएं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो कल की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट्स की रैली जो है और भी आप आते हुए देख सकते हैं। ऐसा रोल ओवर के डेटा, एक्सपायरी को लेकर भी, और साथ ही आज जिस तरीके की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है, ये सभी को क्लब करके ऐसी रणनीति आ रही है। डेटा पॉइंट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉन्ग्स का फेवर है वो शायद ज़्यादा रहे, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। साथ ही बैंक निफ्टी पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर 48,000 के नीचे सस्टेन करता है 945 तक, तो आप एक बाय इनिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में तेज़ी 48,000 के ऊपर ये जो इंडेक्स है वो निकलता हुआ नजर आए। पर चलिए अब जल्द ही हमारे सभी एक्सपर्ट्स की कॉल भी ले लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको कहाँ पे ट्रेडिंग की रणनीतियाँ मिल रही हैं। वैशाली, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ही से ही शुरुआत करेंगे, बताइए कहाँ पे है आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? वेरी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट स्टॉक जो मैं चूज कर रही हूँ वो है CDSL। येस्टरडे हमने देखा कि ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द डे एक अच्छी सी एक स्ट्रेंथ दिख रही थी। सो फिलहाल 2012 पे है, स्टॉप लॉस रहेगा 1940 और फर्स्ट टारगेट रहेगा 2100। दूसरा मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा, कल हमने देखा दोबारा ऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिख रही थी, तो उसमें से वन ऑफ देम इज GSFC। GSFC में रेकमेंड करूंगी 240 पे और 225 का स्टॉप लॉस, और ये पोजीशन ट्रेड रहेगा 280 के टारगेट। ठीक है, सीडीएसएल में कल हमने अच्छी तेजी देखी थी और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स चल रहे थे। सीडीएसएल भी को खरीदना है और जीएसएफसी में भी खरीदारी की राह है वैशाली जी की तरफ से। आयुष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ से 2 बाई कॉल रहेंगे। कल बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम बताया है, कल दिखाया 48,000 के आसपास है बैंक निफ्टी। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली हो सकती है, तो फर्स्ट स्टॉक मेरा बैंकिंग स्पेस से पीएनबी रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, चार्ट पे से एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इसके डेली चार्ट में एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है पीएनबी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 145। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 128 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा वीबीएल। अगर आप वीबीएल की बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, इसके सारी मूविंग एवरेजेस का, प्लस एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक चल रहा है, और एक आरएसआई का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और कल के इंट्राडे चार्ट्स में इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो मुझे लगता है वीबीएल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1500। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1400 रुपीज का रहेगा। ठीक है, वरुण बेवरेजेस, इसके लिए टारगेट होगा 1500 रुपए का, स्टॉप लॉस 1400। बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉसेस। पीएनबी को खरीदना है, कल हमने इसको बीटीएसटी के लिए भी चेक किया था और यहाँ पर आपके लिए टारगेट बनेगा 145 रुपए का आयुष जी की तरफ से। किरण जी, अब आपके शेयर जाने हैं सर, बताइए आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, क्या ट्रेड करना है आज? सो हमारी तरफ से 2 कॉल है। पहला जो कॉल है वो स्पेस से हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि 2700 2800 के लेवल से कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब 2200 के आसपास हमने देखा है कि मल्टीपल बॉटम बने हुए हैं। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, और लास्ट 3 दिन से हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम हुआ है। कल हमने देखा कि 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सेटल भी हुआ है। सो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हम अच्छा खासा एक अपसाइड देख सकते हैं। तो एक्चुअल हमारा पहला ट्रेड रहेगा 2240 के आसपास की क्लोजिंग है, 2270 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 2220 एज अ स्टॉप लॉस हम एचयूएल के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एलआईसी इंश्योरेंस है। ये हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था 969-70 के आसपास। ऊपर में हमने देखा है कि 1000 तक के रैली दिखाने के बाद 970 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो वापस हम इस स्टॉक कॉल को रीरेट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। एलआईसी जो 975 के आसपास की क्लोजिंग है हम लॉन्ग करके जाएंगे।
पोजिशनल टारगेट हमारा 1040 है, तो नॉट फॉर ओनली फॉर द इंट्राडे, बट आप 3-4 दिन के लिए होल्ड कीजिए। 1040 तक के टारगेट आप देख सकते हैं एंड 948 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एचयूएल एंड इंश्योरेंस हमारे जो पिक रहेंगे। सभी एक्सपर्ट्स ने मोटा मोटी आपको कॉल दे दी है और सभी एक्सपर्ट्स की कॉल में एक बार वापस से रिपीट करें, जिसमें आपको देखेंगे ना एक आपको अलग अलग फ्रेम दिखेंगे। जैसे पहले जरा किरण सर की कॉल स्क्रीन पे लगी तो यही दिखा देता हूँ। LIC उनकी कॉल है और एक HUL उनकी कॉल है। HUL आपको मालूम है 2-4 दिन से डिफेंसिव प्ले मार्केट के अंदर काफ़ी आए हैं। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर भी हैं आज, तो उसका रब ऑफ इफेक्ट आता है कई बार। दूसरा विशाली जी की कॉल्स दिखाइए ना। CDSL उनका एक बढ़िया ट्रेड है। CDSL एक ग्रोथ वाला शेयर है, ये पुल बैक वाला नहीं है, ये ग्रोथ वाला शेयर है। GSFC केमिकल्स वाले शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। टाटा केमिकल भी पहले 5 शेयरों में है जहाँ पे इसका रोल ओवर बहुत बढ़िया जा रहा है। तो अब सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स अगली सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि मानसून का इम्पैक्ट भी कैलकुलेशन होगा। बैंकिंग में कल PNB देखने लायक था, कल बढ़िया चला। आज PNB पे ज़्यादातर ट्रेड आपको मिल रहे हैं। आयुष भाई ने वही कॉल दी है और एक वरुण बेवरेजेस भी उनकी लिस्ट में है, VBL। तो ये शेयर भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आयुष के भी आपको स्क्रीन पर दिख गए, किरण जी के भी ट्रेड आपको दिख गए हैं, साथ ही विशाली मैम ने भी अपने ट्रेड आपको बता दिए हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम 2 हिस्सों में क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला एक तो अर्निंग्स का, दूसरा स्टॉक्स एंड न्यूज़ का। शरद गुड मॉर्निंग। पहले आप मेरे को अर्निंग्स के बारे में ज़रा बताइएगा, किस किस के नंबर आए, कैसे कैसे नंबर आए, ये भी हाथों हाथ बताते हैं ना, अच्छा बुरा ऐसे बोल के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है अर्निंग्स में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स रिलायंस की बात होगी। यहाँ पे देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे सीक्वेंशियली नंबर्स जो है इनलाइन आए हैं। सेगमेंट के बता देता है, जो OTC सेगमेंट होती है वो जो है बीट हुआ है। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिस हुई है। गैस एक्सप्लोरेशन का इनलाइन नंबर्स रहा है। वही टेलीकॉम की बात करें तो आपको इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स मिले हैं। और रिलायंस जियो की भी बात करें तो ARPU होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है देखने का। वो सपाट रहा है लगातार तीसरे क्वार्टर पे 181 रुपीज़ 70 पैसे का। तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रिलायंस से आया है। जहाँ पे अच्छी एक्शन देखने मिलेगी वो है तेजस नेटवर्क्स। यहाँ पे कंपनी की जो है घाटे से मुनाफे में आई है। एबिडा प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप देखने मिला है। रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हुआ है। ऑर्डर बुक में स्ट्रेंथ आई है। तो इस स्टॉक में जो है तेजस नेटवर्क्स में ज़रूर तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन याद रखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलरेडी 17% ऊपर था। ये अर्निंग्स अनाउंसमेंट के पहले ही हो गया था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी एक अच्छी ग्रोथ आई है सिक्वेंशियली। वही एसेट क्वालिटी स्टेबल है। हाथसून एग्रो की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, पर मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है। तो इसके स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन माइल्ड बेसिस पे देखने मिल सकता है। केशोराम इंडस्ट्रीज़ के लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और लॉसेस जो है वो बढ़ गई हैं। वही रैलिस इंडिया की बात करें तो YY बेसिस पे जो है नंबर्स अभी भी वीक आए हैं। और थोड़ी सी प्राइसिंग प्रेशर जो हमने एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में बात की थी ग्लोबल इश्यूज़ के कारण, वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं और अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी करने वाली है, ये एनालिस्ट का मानना है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर है। मार्जिन्स में हिट मिला है ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि आदित्य बिरला मनी दूसरे साइड में देखें तो पैट और रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ आई है। तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। आरती सर्फेक्टेंट्स के भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए सिक्वेंशियली। मार्जिन्स में दबाव देखने मिला है और पैट में भी जो है लगभग 15% का गिरावट आया है। तो लार्जली जो है हम लोग केमिकल नेम्स में जो है थोड़ी सी डाउन टिक देखने मिल रही है, पर कुछ सरप्राइजेस भी आ रहे हैं स्पेशली आपके नेटवर्क और फाइनेंशियल्स में। ठीक है, तो ये सारे के सारे नतीजे शरद ने आपको बता दिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो नतीजे जो आए हैं एक साथ पूरी की पूरी पिक्चर आपको दिख जाएगी। जो मजबूत नतीजा है वो है तेजस नेटवर्क्स का। अनुमान के मुताबिक जो नतीजा है RIL, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और हटसन एग्रो के। और जो कमज़ोर नतीजे रहे हैं वो हैं केशोराम इंडस्ट्रीज़ के, रैलिस के और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के। आप बिल्कुल एक जगह पर आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। अगर आपके शेयर हैं आपके पास या फिर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको पूरी की पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी या आपकी स्क्रीन पर। शरद के पास फिर से चलेंगे। शरद बताइए, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, आज कहां पर एक्शन होगा? जी बिल्कुल, आज खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट तो कम है लेकिन एक्शन ज़रूर भरपूर है स्मॉल कैप स्पेस में। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 करोड़ का QIP खुल गया है। जो ऑफर प्राइस है इंडिकेटिव वो 10% डिस्काउंट पे है और ये डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं।
वही देश का सबसे बड़ा आईपीओ वोडाफोन आइडिया 18,000 का एफपीओ है, वो अब क्लोज हो गया है। टोटल सब्सक्रिप्शन 7 गुना हुई है। क्यूआईबीज में तो इसमें ज़्यादा डिमांड आई है, 19 गुना, और जो रिटेल भी है वो भी पूरी तरह भर गया है। केपी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे उनको नया ऑर्डर आया है 9 मेगावाट का सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट का। एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है जो गुजरात में आएगा, और स्टॉक में जो है एक अच्छी रैली भी देखने मिल सकती है। चौथा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है, और एक फ्रॉड जो है कंपनी रिपोर्ट करी है नॉर्थ ईस्ट के ब्रांच में हुआ है। ये फ्रॉड का अमाउंट लगभग 150 करोड़ का है, रिटेल व्हीकल लोन्स का। आज जो थे नतीजे आने वाले थे कंपनी के, लेकिन कंपनी ने जो है इस न्यूज़ के कारण जो है अपनी जो बोर्ड मीटिंग है 4th क्वार्टर की अर्निंग्स की, उसको डेफर कर दिया गया है। तो स्टॉक में ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक रहेगा पीएसबी प्रोजेक्ट्स। 300 करोड़ क्यूआईपी का इशू जो है खुल गया है। इंडिकेटिव प्राइस रफली 370 रुपये आ रहा है, यानी कि लगभग 2 से लेकर 3% के डिस्काउंट पे आ रहा है करंट मार्केट प्राइस से। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है, स्पेशली 2 कंपनीज जो है इंफ्रा स्पेस से जिनकी क्यूआईपी खुल रही है, और एक नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहा है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये स्टॉक्स जो है दिन के ट्रेड में खबरों के दम पे फोकस में रहेंगे। शायद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पे रहेगी नज़र। एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन से लेवल्स अहम रहेंगे चुनिंदा काउंटर्स के लिए। पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे आई हैं रिपोर्ट्स, और नतीजों के दम पे क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। रिलायंस पे भी पूरी लिस्ट लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, बताइए। जी, सबसे पहले रिलायंस पर नज़र रखते हैं। रिलायंस में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आई हैं। यूबीएस ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 3,420 का देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की राय दी है और 3,046 का टारगेट वो देख रहे हैं। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है, 2,560 से बढ़ाकर 2,630 का वो टारगेट देख रहे हैं। जेफरीज ने भी अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, 3,140 से बढ़ाकर 3,380 के दिए। लेकिन सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी मिक्स्ड है। डाउनग्रेड किया है रेटिंग को, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। उनका कहना है कि बाकी सारे सेगमेंट में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रिटेल सेगमेंट में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। इस वजह से सीएलएसए ने रेटिंग डाउनग्रेड की है, लेकिन टारगेट उन्होंने भी बढ़ा दिया है, 3,060 से बढ़ाकर 3,300 का टारगेट देख रहे हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं रिलायंस पर, इस पर नजर रखिए। एंटेरो हेल्थ केयर पर इन्वेस्टेक ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि खरीदारी की राय के साथ 1950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं, और इनका कहना है कि इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। नाटको फार्मा पर भी फोकस रहेगा। खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है इन्वेस्टेक ने, लेकिन लक्ष्य 710 से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति शेयर का वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर नजर रखिए। इंडस टावर पर सीएलएसए ने रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड्स यहाँ पर आए हैं। रेटिंग आउट परफॉर्मेंस से बढ़ाकर खरीदारी की राय, और लक्ष्य 335 से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिस पर कि आज नजर रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से हैं वो बड़े ट्रेंड्स जहां पे आपको नज़र रखनी है, और आज के लिए कौन से स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने हैं। निकुंज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे एक बार वोडाफोन आइडिया, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एफपीओ में मिला उसको, और साथ ही जो 6.5% उनका पूरा एफपीओ भरा, क्या आपकी उम्मीद से अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला? एक बार उस पर एनालिसिस चाहेंगे। और आज सीएलएसए का मानना है कि इसके चलते इंडस टावर्स पे आप नज़र रखिए। आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो रिस्पॉन्स रहा है बम्पर रिस्पॉन्स रहा है। मैं एकदम भी क्वांटम ऑफ रिस्पॉन्स को लेकर के श्योरली मैं आश्चर्यचकित हूँ, मगर द फैक्ट दैट एक 18,000 करोड़ का इशू वोडाफोन आईपीओ का सेल थ्रू कर गया, उसको लेकर के मैं एकदम भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। हमने कई बार बात करी है कि वोडाफोन आईपीओ को लेकर के आपको क्या राय बनानी चाहिए। देखिए, आपको ये राय बनानी चाहिए कि जो इस कंपनी का वर्स्ट है हमारे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, पैसा आने से वो केपेक्स करेंगे। कंपनी का जो रेलेवेंस है वीक नंबर 3, क्या वो स्ट्रॉन्ग नंबर 3 हो जाएंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर एक सरकार का भी ओनरशिप है, तो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी लगता है कि सरकार एक प्रकार का आश्वासन दे रही है कि वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए कमिटेड है कि वहाँ पर 3 प्लेयर होने देंगी। और एक प्रकार से वह 2000 अगले साल के अंदर जो डेट को लेकर के इशू आएगा, मुझे लगता है कि सरकार उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा समझदारी वाला
एक डिसीजन लेंगी। वोडाफोन आईपीओ में बात यह है कि भाई आपने अगर एफपीओ में आर्बिट्राज के लिए लगाया था, बिकॉज एफपीओ 11 रुपये से नीचे था, अभी जो शेयर है वो 13 रुपये के आसपास है, 3-4 दिन में आपके पास शेयर आ जाएंगे, तो क्या नियर टर्म में इसके अंदर एचएनआई और रिटेल की बिकवाली आ सकती है? तो वो हो सकता है इशू के बाद आज थोड़ा एफएनओ के अंदर लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाना चालू कर दें, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एफपीओ के अंदर माल आने वाला है, उसकी डिलीवरी वो दे सकते हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो आर्बिट्राज बना रहे। मगर 1 से 2-3 साल, आपको 2-3-4 साल का व्यू अगर लेना है, तो मुझे ये मानना है कि टेलीकॉम के अंदर ठीक ठाक सरकार की रणनीति रहेगी, प्राइसिंग ठीक ठाक रहेगी, प्राइस हाइक रहेगा, तो वोडाफोन आइडिया की जो रेलेवेंस है, जो एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं, वो एंटरप्राइज वैल्यू उसकी बढ़ सकती है। ये सिंपल कहानी है मेरे हिसाब से। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर, बाजार पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव घटा है और नतीजों का सीजन भी हमारा फुल फ्लेजेड शुरू हो चुका है। तो क्या ग्लोबल क्यूज को दरकिनार करके डोमेस्टिक क्यूज पर ही बाजार अब यहाँ से आगे की चाल दिखाएंगे और इलेक्शन पर ही नजर होगी आगे? अभिषेक, देखिए, आज आप ट्यूसडे की बात अगर आप करें और आप फ्राइडे को उसको कंपेयर करें, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय मार्केट के अंदर स्थिरता देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट्स और एसएनपी खास करके 6 दिन की गिरावट के बाद कल रात को ऊपर बंद हुए हैं। युद्ध को लेकर के हमने कोई नई टिप्पणी, कोई नया कमेंट या कोई नया हमें संकेत नेटो से या फिर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से या फिर यूरोप के कोई बड़े देश से नहीं मिला है। तो मुझे लगता है जो मिडल ईस्ट में हुआ था हाल फिलहाल, लगता है वो बैक सीट पर आ चुका है। उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट के अंदर जो फेड को लेकर के गहमा गहमी हुई थी, वो भी लगता है कि मार्केट अब मानने लगा कि भाई 4 रेट हाइक नहीं होंगी, 3 होंगी, 4 रेट कट नहीं होंगी, मगर 2 या 3 तो हो सकती हैं। और तीसरी जो चिंता का विषय था मार्केट के लिए, वह था एफआई की सेलिंग। मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से अभी संपूर्ण नहीं हुई है। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, मेरे हिसाब से कि अगर आप मार्च टू अप्रैल की तुलना करें, मार्च में सेल ऑफ आया, अप्रैल में मार्केट्स रिकवर करा। तो मार्च का जो सेल ऑफ था उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स और आज का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर है। 1% इतनी लंबे उछाल के बाद और इतनी लंबी तेज़ी के बाद कुछ नहीं मैटर करता है। मगर द फैक्ट दैट यू 1% अवे, वह मैटर इसलिए करता है लोगों को, बिकॉज लोगों के पास कमिटमेंट नहीं है। हम जैसे हिंदी में कहते हैं, लोगों के पास माल नहीं है। तो अगर मार्केट टिका रहा, ग्लोबल कंसर्न्स धीमी होने लगी, एफआई की बिकवाली अगर कम होने लगी, तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन से पहले एक फोमो क्राउड जरूर आएगा, जिसने अप्रैल में माल नहीं लिया है, जिसने मार्च में डर के मारे अपनी कमिटमेंट कम कर दी थी। तो मार्केट उसी लेवल पर आ चुका है, आपके शेयर बढ़ चुके हैं, मगर आपके पास घर के अंदर जो एनएवी गेन है वह नहीं मिला है। वो एक डेंजरस चीज़ होती है और मुझे लगता है, मुझसे हम कहते हैं ना कि भाई फोमो, मुझे लगता है कि मार्केट में अभी वो बचा है। वो सर, वो एक्चुअली वो डाटा भी कह ही रहा है कि एक लेवल ऑफ फोमो मार्केट के अंदर ज़रूर आ सकता है। निकुंज सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी आए हैं। गुड मॉर्निंग। नंबर्स को पहले तो आप रेट कैसे करते हैं? यूबीएस तो कह रहा है कि खरीदो और 3400 भी जाएगा नंबर्स, लेकिन अलग अलग पैमाने पर कुछ तो ठीक है, कुछ जगह पर थोड़ा ख़राब भी हैं। देखिए डिम्पी, कई बार कंपनियों पे हम क्वार्टर से क्वार्टर तक एनालिसिस करते हैं। जैसे आईटी कंपनी है, हर क्वार्टर से क्वार्टर एनालिसिस करते हैं, क्यू एन क्यू, क्या कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, क्या एट्रिशन हो रहे हैं, क्या मार्जिन्स हो रहे हैं। वो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप एक क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रेजेक्टरी देखते हैं। मगर रिलायंस के जो बिजनेस हैं उसको क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं देख सकते। ऑयल एंड गैस का बिजनेस कैसे आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे उसको? रिटेल का बिजनेस, जी हाँ, उसको हम क्वार्टर देखते हैं, ग्रोथ और नए स्टोर एडिशन क्या रहे हैं। जियो, जी हाँ, उसको हम क्वार्टर देखेंगे, मगर नए एनर्जी का बिजनेस हम क्वार्टर नहीं देखते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ दैट रिलायंस का जो स्टॉक इस समय चला है वह नतीजों के खबर या नतीजों के बलबूतों पर नहीं चला है, वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है। उसके अंदर चाल जो आ रही है वो करीब 10-15 जनवरी से काफ़ी अच्छी चाल आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस के जो नतीजे हैं उसकी वजह से रिलायंस के अंदर जो मूवमेंट है वो शॉर्ट लिव रहेगा। नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, अपग्रेड्स नहीं है, तो हो सकता है आज थोड़ा नीचे खुले, हो सकता है उसके बाद उसके अंदर नीचे लोअर लेवल पर एक बाइंग देखने को मिले। तो नतीजों के वजह से रिलायंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूव आया है और बहुत बड़ा मूव आएगा। मगर इंडिपेंडेंटली ऑफ नतीजे मुझे लगता है कि रिलायंस का जो कर्व है इस समय अच्छा चल रहा है, बिकॉज जियो में प्राइस हाइक की उम्मीद है, रिलायंस रिटेल ठीक ठाक है, न्यू एनर्जी का कैपेक्स ख़त्म हो रहा है, जियो फाइनेंशियल्स में लिस्टिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। और उसके बाद अगर आप देखें कि इनके जो एनर्जी बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि सिक्लिकल अपटर्न आ चुका है। ठीक है।
निको सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आज समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़े, जरा कुछ खबरों वाले शेयर्स भी पता कर लेते हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाली, पहले मैं आपसे ले रहा हूँ, एक पटेल इंजीनियरिंग का शेयर आप चेक करना, ये बंद हुआ है करीब कल 62-63 रुपये के आसपास, और इसमें ना QIP लॉन्च हुआ है, 400 करोड़ रुपए का QIP है, जो भाव है ना वो 56 रुपये तय हुए हैं, तो कल की बंद है 62 रुपया, तो ये 56 पे आ सकता है या फिर यहीं से ऊपर ले जाएगा? पावर कितनी है शेयर के अंदर? आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग है, कल वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से हुआ है और बुलिश कैंडल भी बनी है। आई थिंक फॉर ऑल पॉसिबिलिटी ये गैप अप से भी खुल सकता है और 74 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रांग। ये कह रहे हैं कि 74 तक आ सकता है, इंटरेस्टिंग है, और ये शायद डिप ना भी दे क्योंकि स्ट्रांग है, कल मूवमेंट अच्छी है, गैप भी है। आपको मैं अपनी स्क्रीन का अगर चार्ट दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि शेयर के बारे स्टैंप लगा रहे हैं ताकि पता लगे कि हमको एक्चुअली में करना क्या है इसमें। तो पटेल इंजीनियरिंग पे जो खबर आई है, भले डिस्काउंटिंग के साथ है QIP, बड़े शेयर ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। आगे दूसरा एक और शेयर है विशाली, ये भी मेरे को आपसे ही पता करना है, वो है KP एनर्जी के नाम से। इसको गुजरात से एक ऑर्डर मिला है, KP एनर्जी टाइप करेंगे तो आ जाएगा शेयर, KP एनर्जी। ओके, 371 का और 391 मिनट, ओके, हाँ जी बताइए। यस सो यस, ये भी यस, सो ये भी एक वॉल्यूम तो कई दिनों से एक पिकअप आ रहा है, अब टेक्निकली भी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, नियर टर्म रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना बाकी है। 395 इज द नियर टर्म रेजिस्टेंस, 395 396 लेवल्स को क्रॉस करता है, विच आई थिंक इज वेरी लाइकली, तो 415 से 440 के टारगेट्स दिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये शेयर अभी और चल सकता है। कल तो बाय द वे सर्किट पे जाके बंद हुआ था और इसमें भी एक ऑर्डर की खबर है, तो आज फिर से सर्किट लगने के चांसेस हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे वो शेयर आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहें। प्रोड्यूसर साहब ने बाय भी लगा दिया, ये बढ़िया सेम पैटर्न है दोनों शेयर्स का, पटेल इंजीनियरिंग का और KP एनर्जी का, दोनों ने 50 दिन के एवरेज को बेस माना। बढ़िया वॉल्यूम नीचे आप देख पा रहे होंगे और नए लेवल्स टू अचीव करने बाकी रह गए हैं। ठीक, तो दोनों शेयर्स पे विशाली की रिकमेंडेशन हाँ में गई है। एक शेयर मेरे को और लेना है और किरण से पता कर लेता हूँ। किरण जी, PSP प्रोजेक्ट्स आप जरा चेक करना, इसके पास भी QIP की खबर है, 300 करोड़ रुपए का QIP आएगा और भाव इसका 2% का डिस्काउंट है बस। हाँ, वह 682 का रेट है। जरा देख के बताइए इसमें क्या करना है, इसमें तो रेट टू रेट ही QIP आ रहा है। PSP प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो लोन स्टॉक है, काफी PMS फंड हाउसेस भी इसको होल्ड करते हैं। ओवरऑल अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर करंट मार्केट प्राइस पे देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो गैप डाउन था, उस गैप डाउन से हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर आया है। स्टॉक अपने 20 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो देयर आर चांसेस कि हम ये गैप फिलिंग देख सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है नीचे में 670 660, तो मेरे हिसाब से वहां पे बाई करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 650 के नीचे का रखिए, जब तक ये 650 के नीचे नहीं जाता है तब तक चांसेस है ये वापस 750 जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक आ सकता है। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगी PSP प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो PSP प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। पर एक और काउंटर जो कि आज फोकस में रहेगा वो है इंडस टावर्स, क्योंकि यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि जिस तरीके से FPO को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है वोडाफोन आइडिया के, साथ ही इंडस टावर इसका एक बेनिफिशियरी ज़रूर हो सकता है। जिस तरीके के आगे ग्रोथ के प्लान कंपनी के वो भी फेवरेबल है, और साथ ही वैल्यूएशंस देखें तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। जो इसके ग्लोबल पेयर्स हैं उसके मुकाबले 60% डिस्काउंट पे फिलहाल इसके वैल्यूएशंस हैं, तो सभी पैमानों पे उनको पसंद आ रहा है। इंडस टावर्स रेटिंग अपग्रेड करके खरीदारी की है, 450 के टारगेट्स। और एक बार वैशाली आपसे समझना चाहेंगे, कल थोड़ा सा सुस्त ज़रूर था स्टॉक, पर आज अगर मौका मिले तो कहाँ तक जाने का दमखम रखता है? तो एक्चुअली ट्रेंड बहुत ही बेहतरीन है, वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड, और अब तो मंथली चार्ट में देख रही हूँ 360 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। सो 360 इज अ लेवल टू वॉच, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड आई थिंक अगर खरीदने के मौके देखने हैं तो वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, बिकॉज वन वे चल चुका है। सो मैं न्यू बाइंग की स्ट्रेटेजी नहीं कहूंगी, बट जिनके पास है 360 नियर टर्म पे लग रहा है। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी है वहाँ पे 360 के टारगेट्स आप ध्यान में रखिए, पर इन स्तरों पे फ्रेश बाय इनिशिएट ना करें।
आ रही है, तो इस पे हम नज़र ज़रूर रखेंगे। आयुष, एक और काउंटर नैटको फार्मा, यहाँ पे भी इन्वेस्टिक की रिपोर्ट है, 1200 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। अर्निंग्स के आउटलुक को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। 1000 रुपये का स्टॉक है। क्या लगता है आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? नेटको फार्मा की बात करें तो इसकी डेली चार्ट में हम एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, जिसका नेकलाइन का ब्रेकआउट 1020 के ऊपर होगा। अभी क्लोजिंग 1005 है। जैसे स्टॉक 1020 के ऊपर निकलती ट्रेड करता है, मुझे लगता है इसमें एक नई रैली आ सकती है, तो स्टॉक को मिनिमम 1100 लेके जा सकती है। प्लस में पॉजिटिव आरएसआई का क्रॉसओवर भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है नैटको फार्मा में, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और साथ ही फ्रेश बाय भी आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर कुछ और काउंटर्स की बात करें तो होनासा कंज्यूमर्स, ये भी जेफरीज के रडार पे है। कल हमने जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, जोमेटो, होनासा, इन सभी में अच्छी तेज़ी देखी। होनासा कंज्यूमर्स किरण करीब 5% की तेज़ी दिखा रहा था, पर आज जेफरीज के जो टारगेट आ रहे हैं वो 590 के हैं, यानी मौजूदा स्तर से लगभग 200 रुपये की तेज़ी देख रहे हैं। चार्ट कैसे दिख रहे हैं इसके, और कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? की अगर हम बात करें तो काउंटर पे हमने देखा है कि ऊपर में 500 के आसपास के हाईज बने थे, वहां से कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो सेटअप काफी लुक्रेटिव है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर एंटर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस है, कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग करना चाहिए। 370 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप रखिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 430 रहेगा। जैसे ही 430 का लेवल क्रॉस करता है, जरा चांसेस कि हम 490 तक की एक रैली होनासा कंज्यूमर में देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 370 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। ठीक है, होनासा कंज्यूमर में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब ज़रा जो नतीजे जो आए हैं उनके बारे में व्यू ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, और शुरुआत कर लेते हैं तेजस नेटवर्क से। कल हमने नतीजों से पहले बहुत स्ट्रांग बाइंग देखी, और ख़ास तौर से आखिरी के 2 घंटे में तो शेयर को जैसे पंखे लगे, 18% 16-17% ऊपर देखिए ये जाकर बंद हुआ है। अगर हम आय की बात करें तो आय में है 137% का उछाल। मुनाफे की बात करें तो 45 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 147 करोड़ रुपए का मुनाफा। और एबिडा मुनाफे की अगर बात करें तो लॉस था 8 करोड़ रुपए का, एबिडा घाटा था, उसके मुकाबले प्रॉफिट आया है 307 करोड़ रुपए का। तो सभी पैरामीटर पर बहुत ही स्ट्रांग नतीजे आए हैं तेजस नेटवर्क के। वैशाली जी, कल ही हम बड़ी तेजी देख चुके हैं, तो कल की बड़ी तेजी को देखते हुए आपकी सलाह क्या होगी? क्या कैसे गाइड करेंगे आप दर्शकों को? क्या अभी भी खरीदना है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा गैप अप भी हो, या फिर अब छोड़ दें इसको? आई थिंक खरीदने के लिए तो थोड़ा डिप की सलाह दूंगी, बट जिस तरह से मैं ये स्टॉक देख रही हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बहुत ही स्ट्रांग है एंड इट्स रेडी फॉर अ न्यू प्राइस हाई। सो 922 का जो रेजिस्टेंस है, 922 925 जोन्स, वो अगर क्रॉस करता है तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर हायर टारगेट्स। सो जरूर ये स्टॉक को रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल पे भी मिलता है तो आई थिंक खरीद सकते हैं थे अराउंड 880 870, because 920 940 will be the next target. ठीक है, तेजस नेटवर्क्स को लेकर ये व्यू। अब बाजार के दिग्गज संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताइए सर, क्या आज है बाजार पर आपका व्यू, और अपडेट्स क्या हैं शेयरों को लेकर? भसीन साहब, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो भसीन सर, साहब को आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो को फिक्स करेंगे, फिर से लौट से आएंगे भसीन साहब के पास, और उनके बेहतरीन हम शेयर भी जानेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। आदित्य बिरला मनी के भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब 72% का उछाल है। अब मुनाफे में भी हमने करीब उसको डबल होते हुए दिखा है, 7.5 करोड़ से बढ़कर 16-17 करोड़ रुपए के आसपास के फिगर रिपोर्ट किए हैं। एबी मनी, इस पर आयुष आप व्यू दीजिए। कल भी हमने ठीक ठाक तेजी देखी है शेयर में 4% के आसपास की, आज ये और चलेगा इसके ऊपर?
आदित्य बिरला मनी की बात करें तो 121 रुपीज का इसका क्लोजिंग दिया है। चार्ट तकरीबन 3.5 तक का स्टॉक ऊपर रह चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इसका पॉजिटिव है चार्ट। इसमें कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हम देखेंगे, तो मुझे लगता है स्टॉक को यहाँ से लिया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 127 रुपीज का आएगा, या फिर जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 118 रुपीज का रहेगा। ठीक है, आदित्य बिरला मनी पर खरीदारी की सलाह है। रैलिस इंडिया के नतीजे कमजोर आए हैं, रेवेन्यू घटा है इनका 17%, हालांकि लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। 69 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले इन्होंने 21 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि एबिडा फ्रंट पर यानी कि कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें तो ये इन्होंने रिपोर्ट की है 6 करोड़ रुपए की, लॉस था 64 करोड़ रुपए का। किरण जी, रैलिस इंडिया आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है रैलिस में? क्या रणनीति बनाए नतीजों के बाद? सो रैलिस इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम, बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। हालांकि रिसेंट टाइम में हाई वोलेटाइल सेशन भी हमने देखे थे, लेकिन जब स्टॉक 270 260 के क्लस्टर के ऊपर है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो भी 260 250 के आसपास है। सो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 260 270 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 250 के नीचे रखिए। अगर 250 का लेवल ब्रेक होता है तो इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगी, तो फिर चांसेस है कि ये स्टॉक फर्दर डाउन साइड हमें दिखा सकता है। लेकिन जब तक 250 ब्रेक नहीं होता है तब तक आप एक्यूमुलेशन जोन में 260 270 में आप एक्यूमुलेट कीजिए। और ओवरऑल जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक हम ऊपर में 320 325 तक जाता हुआ देख सकते हैं। बसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन साहब, आई होप आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। धीरे धीरे करते हुए बाजार वापस से थोड़ा और ऊपर आया। सर सोमवार को भी चला, शुक्रवार को भी बढ़िया कवरिंग आई। अभी और कितना चल सकता है बसीन साहब? जरा मार्केट पे पहले अपनी गाइडेंस दीजिए, फिर अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अभिषेक और सृष्टि को। तो मैंने तो आपको थर्सडे फ्राइडे को कहा था जो डिक्लाइन आएगी। बाकी चैनल हिंदी के मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ 20,800 21 के हजार के नीचे की बात टारगेट दे रहे थे। इतनी जल्दी ऐसा मत कीजिए कि इंडिया का सारा मोमेंटम हफ्ते में ही गायब हो जाए। आपको 22,800 पे बिकवाली कराई थी, कहा था 700 800 हजार पॉइंट आएंगे, वो भी आ गए। अब वापसी की तैयारी कर लो, 22,500 600 तक आएगा जरूर। उसके बाद देखेंगे। अभी तो जिसने फियर लिया फ्राइडे को वो हंस रहा है, क्योंकि जिसने 22,800 में बेचा और वापस 21,800 900 में ले लिया वही स्मार्ट है। मार्केट आपको मौके देती है, आपको फॉलो करना है। ईटी स्वदेश देखिए और गाइड की हुई है जिस तरह है। मार्केट की मोमेंटम ये बता रहा है कि हो सकता है आज रिलायंस के रिजल्ट थोड़े डिस्काउंटेड हैं, एचडीएफसी बैंक के डिस्काउंटेड हैं, और ये दोनों पिलर्स हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखिए कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। और मुझे कोई नीड नहीं कहने की कि आपको, कल भी 2 दिन से कह रहा हूं वोडा आइडिया में 11 रुपए में सब्सक्राइब करना। कल सुबह आधा टाइम था, 60 टाइम सब्सक्राइब हो गया। मेरे हिसाब से वोडा आइडिया इज द स्टॉक ऑफ द मंथ, ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इसको अगर 11 में नहीं मिला तो 12 में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए। आज इसमें मेरे हिसाब से अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 15 रुपए का टारगेट मुझे बहुत जल्दी दिखता है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस। अपनी डिलीजेंस कीजिए। हमने बहुत जोर से सबको दिलाया है आइडिया अपने एफपीओ में। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपको मैंने मारुति और वेदांता कहा था। मैं अभी भी सोचता हूं इस सीरीज के प्लेयर्स ही मारुति और वेदांता हैं। ये थर्सडे को एक्सपायरी हाईएस्ट लेवल पे होगी, आप देखते रहना। 22,500 पे थोड़ी सी अटकली आएगी, क्योंकि दोनों जो हैवी वेट्स है रिलायंस और एचडीएफसी, वहां पे रिजल्ट सब डिस्काउंटेड है और उनका वेट इंडेक्स पे बहुत हाई है। लेकिन मुझे अभी भी हिंदुस्तान लीवर बहुत पसंद है, जो मैं कह चुका हूं, और आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 हैवी वेट्स हैं जो मेरे हिसाब से इंडेक्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसमें कुछ हिस्सा अब आपको आईटी से भी आएगा। कल भी इन्फोसिस टीसीएस ने कंट्रीब्यूट किया और विप्रो ने। तो मेरे को आप कहें तो 3 ही नहीं, आज 4 कॉल्स हैं, और मैं सोचता हूं कि इनमें आपके पैसे जरूर बनेंगे। बिल्कुल सर, बता दीजिए अगर कोई और पेंडिंग है। मेरे को वोडाफोन आइडिया आपकी कल की कॉल का कॉन्फिडेंस देख के समझ में आ रहा था सर, और मैंने ना आपके जाने के बाद भी कम से कम नहीं तो 10 बार कल वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस किया,
और सभी लोगों को बोला कि ना केवल भसीन साहब का कॉन्फिडेंस है, बल्कि हमें भी ऐसा समझ में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया चल सकता है। और सर कल वो डेज हाई पे जाके बंद भी हुआ है। सर कुछ शेयर बच गया तो मेरे को बता दीजिए। वैसे ज़्यादातर शेयर्स के जो स्टॉप लॉस टारगेट आपने हमको ऐसे शेयर किए हैं वो हमने दिखा दिए हैं। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं सर वो भी आप बता सकते हैं प्लीज़। नहीं, बिल्कुल एम्फोसिस मुझे बहुत पसंद है। इसके रिजल्ट्स 25 तारीख को है। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट की गाइडेंस कोई ऐसी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन एक मार्केट की परसेप्शन है। मुझे अभी भी लगता है एम्फोसिस, LTIM ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो एम्फोसिस मेरे को 2400 का भाव दिखता है, 2180 का स्टॉप लॉस। मैं लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक पे जाऊंगा। इसके 27 तारीख को नंबर है, और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की आपको नंबर्स की गाइडेंस आई है, इस बारी भी रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा आईसीआईसीआई बैंक। आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक की जिस तरह से निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड किया है, वो इस क्वार्टर में बेटरमेंट दिखाएगा। तो ये सबसे बढ़िया लार्ज कैप है टू प्ले। 1125 का टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस, और मेरा फेवरेट लीवर जो मैं 2180, 2200 अब स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 2235 का, और 2400 का नंबर आएगा। इसका 25 तारीख को रिजल्ट है। इसके और LTIM दोनों हमारे डिस्क्लोजर है, दोनों हमारे क्लाइंटों की पोजीशन है। LTIM और लीवर के रिजल्ट्स कैन ओनली सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। तो 2400 का टारगेट अगर लीवर में आया, 22500 आपको इंडेक्स पे भी दिख सकता है। काउंटर्स पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे। पर भसीन जी, जो समर थीम है मार्केट्स में वो काफ़ी हॉट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वोल्टास जैसे काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, साथ ही पावर शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अब आज ही की खबर है, देखिए जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनमें शुगर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शुगर के प्राइसेस भी पिछले 2 हफ्तों में एक जंप दिखा रहे हैं। इस पूरी थीम में कई सारे जो है सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है, पर आपकी लिस्ट में कोई स्टॉक है जो कि इस थीम से रिलेटेड हो और आपको अभी भी पसंद आ रहा हो? बहुत अच्छी बात कही सृष्टि जी, लेकिन मैं आपको कहूं, मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है, जब सर्दी थी तब मैंने वोल्टास और हैवेल्स इकट्ठा किया। 750 रुपए पे वोल्टास की मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हमारा कंज्यूमर फेसिंग आर्म इज वोल्टास। साथ में लोगों ने डिस्काउंट किया कि 2 क्वार्टर रिजल्ट्स वीक थे, लेकिन जो उनका कूलिंग टावर का बिजनेस मिडिल ईस्ट का है वो फुल फ्लो में था। 750 वाला ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने इसको बहुत रेकमेंड किया, इसको और 900 रुपए पे हैवेल्स। आज आप भाव देखिए, और अब समर का सीजन आ रहा है, और आपको बता रहा हूं दिल्ली में तो गर्मी बहुत जोर से शुरू हो गई जैसे मुंबई में है। तो मुझे लगता है समर के सीजन के आने तक ये न्यू हाइस पे और चले जाएंगे। साथ में ये भी देख लीजिए, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रीमियम बदल रहा है। कूलर वूलर नहीं है, सबको एसी लगाने हैं। पावर कंजम्पशन, पावर आउटेज इज एट द हाईएस्ट, और इस कारण से जो पावर यूटिलिटीज है दे आर डूइंग एक्सेलेंट। सबसे बड़ी बात है, पावर फाइनेंसर्स लाइक REC, PFC हैव गॉन अप 4 टाइम्स एंड स्टिल लुकिंग चीप ऑन जस्ट डिविडेंड यील्ड। तो आप अपनी निरीक्षण कीजिए। आई वुड सजेस्ट बाय अ गुड म्यूचुअल फंड which is into specifically maybe power and ancillary related, but we have positions in REC, PFC, Voltas and Havells are in our stock portfolio. भसीन साहब, रिलायंस के नंबर्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया है और क्या सलाह देंगे रिलायंस के शेयर को लेकर? तो अभिषेक, नंबर्स मिक्स्ड है, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को इतनी जल्दी स्किम करना आसान नहीं है। मुझे लगता है नंबर्स रीजनेबल से बेटर थे, गिवन दैट आपको पता है रिटेल में क्योंकि उनके आउटलेट खुल रहे हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया, लेकिन आरपू एट 180 इज वेरी स्टडी, और अब तो आरपू 200 पे जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, उनका ओटीसी बिजनेस हैज डन रिलेटिवली वेल, इवन जब चाइना में डीस्टॉकिंग और आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल पे काफी दबाव था। मुझे लगता है चाइना की वापसी अनिवार्य है, इस कारण से आप देख रहे हैं कमोडिटीज डूइंग द बेस्ट, और रिलायंस विल बी अ मार्केट परफॉर्मर। रिजल्ट्स के बाद जनरली 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब इसमें जो अनलॉकिंग होगी वो जियो की लिस्टिंग हो सकती है, जिसके बारे में इंडिकेशन है, और वो एक एक्चुअल फाइनल होएगा जो इसको अपसाइड में 3500 ले जा सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। 3500 साल के अंत तक, ठीक है। यही टारगेट्स तो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी निकल के आ रहे हैं, 3400, 3450 तक के। हालांकि CLSA ने थोड़ा रेटिंग थोड़ी सी डाउनग्रेड की है रिलायंस को लेकर, ये जरा देखना होगा।
बसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए और अपने बेहतरीन शेयर भी हमें बताने के लिए। अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट 9 के नवरत्न का। शरद तैयार है हमारे साथ। सबसे पहले जो है पटेल इंजीनियरिंग फोकस में रहेगा। यहाँ पे 400 करोड़ का जो QIP है वो लॉन्च हो गया है और जो डिस्काउंटिंग है ऑफर प्राइस वो लगभग 10% का है और ऑफ कोर्स डेट रिडक्शन पे जो है फोकस करने वाली है। इसके अलावा PSP प्रोजेक्ट्स एक और इंफ्रा प्ले है, इनका भी QIP खुला है 300 करोड़ का। जो इंडिकेटिव प्राइस है वो लगभग 3% डिस्काउंट पे है। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया, देश का सबसे बड़ा FPO 18,000 करोड़ का। उनका जो है सब्सक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो गया, 7 गुना टोटली सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 20 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वही अगर रिटेल की बात करें तो वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली सब्सक्राइब्ड हो गया है। हमारा चौथा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ पे जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है और कंपनी के नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ब्रांच में जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, जिसका वैल्यू 150 करोड़ रुपए का है और ये रिटेल व्हीकल लोन सेगमेंट के लिए है। अब इसके कारण आज कंपनी के रिजल्ट्स आने थे, अब जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है अब वो डेफर्ड हो गए हैं। हमारा पांचवा स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स। कंपनी में जो है शानदार नतीजे देखने मिले और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई। ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी जो है डबल जंप देखने मिला है और इम्पॉर्टेंटली जो उनकी कमेंट्री आई है स्पेशली जो BSNL के 4G और 5G नेटवर्क्स को लेके, वहाँ पे ऑर्डर्स के लिए बहुत बुलिश नज़रिया देखने मिला है। आदित्य बिरला मनी हमारा छठवां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे रेवेन्यू और पैट दोनों में ही एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया जो एनालिस्ट एस्टीमेट से अच्छे थे। KP एनर्जी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है, 9 मेगावाट का सोलर ऑर्डर आया है जो गुजरात में डेवलप होगा। तो इन स्टॉक्स में जो है थोड़ी वॉल्यूम्स और तेज़ी देखने मिल सकती है। हमारा आठवां स्टॉक वो है नाटको फार्मा। ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज में इन्वेस्टेक ने रिपोर्ट निकाला है नाटको फार्मा पे, मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक किया है, 710 से बढ़ा के ऑलमोस्ट 1200 रुपये कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि 80% टारगेट प्राइस हाइक है और ऑफ कोर्स हमने देखा था अच्छी बाइंग देखने मिली थी नाटको फार्मा में पिछले 6 से लेकर 8 महीने में और आगे जाते हुए जो एबिडा कंट्रीब्यूशन होगी उस पर जो है उनका बुलिश नज़रिया देखने मिला है और जो लार्जर बेस बिजनेस का भी जो है ट्रैक्शन देखने मिलेगा। हमारा आखिरी स्टॉक खबर पे है वो है DLF। अब DLF पे ये खबर है कि उनकी सेक्टर 17 की एक प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च अगले 2 से 3 हफ्ते में होने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रिवाना वेस्ट। हमने ब्रोकर से बात की दिल्ली में तो पता चला कि लगभग 720 यूनिट्स वाली ये जो है 5 टावर वाली प्रोजेक्ट है, जिसका कुल वैल्यू आता है 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए का। और हमने लास्ट मंथ भी खबर सेगमेंट में बताया था कि इसी प्रोजेक्ट में एक और विंग्स की डिवीजन की लॉन्चेज आ रही है और चैनल चेक सजेस्ट करे कि HNI और NRI सेगमेंट, HNI और NRI सेगमेंट दोनों में ही एक अच्छी डिमांड इंक्वायरीज देखने मिल रही है। जनवरी के महीने में इनके साउथ प्रोजेक्ट ऑलरेडी 7,200 करोड़ की सेल्स भी कर लिए थे। तो DLF को भी आज ज़रूर फोकस में रखिएगा। भी फोकस में होगा। आपको याद होगा कि जनवरी में गुरुग्राम में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें सिर्फ 3 दिन के अंदर 7,200 करोड़ रुपए के फ्लैट्स कंपनी ने बेच दिए थे। तो ये 9 के नवरत्न शेयर आप अपने फोकस में जरूर रखिएगा। प्री ओपन खुल चुका है, भाव भी सेटल हो गया, लेकिन फटाफट चंदन के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि उनके ट्रेड्स आज के लिए कौन से हैं। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके शेयर कौन से हैं आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में काफी एक अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिली और हमारा मानना है कि यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा और इंडेक्स भी वापस अपनी नई छलाक लगाते हुए नजर आएगा। तो पहला ट्रेड तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ABB पे। सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ABB पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,400 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 6,750 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा PSU बैंक्स में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और स्पेशली केनरा बैंक ने एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करके टर्न किया है। तो 587 के सपोर्ट से 625 तक के टारगेट केनरा बैंक में देखने को मिलेंगे। तो ABB और केनरा बैंक दो काउंटर जो FNO सेगमेंट से अच्छे लग रहे हैं। वही नॉन FNO से बात करें तो मेरे को 2 काउंटर ध्यान में आ रहे हैं, वो है CDSL और BSE। ठीक है, CDSL और BSE के साथ साथ कैनरा बैंक पे भी आप नज़र रख सकते हैं। ये कुछ कॉल्स हैं चंदन की, पर कपिल भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। कपिल गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है आपकी ओपनिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम आई हुई है। वोल्टास, वर्लपूल, आईएफबी इंडस्ट्रीज काफी स्टॉक्स मूव कर गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्रॉम्पटन एक स्टॉक है जो काफी बिछड़ा हुआ स्टॉक है, तो वहां पे भी अभी हमें इनिशियल लेवल पे एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो क्रॉम्पटन 307 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदी की राय बनती है। 298 का टारगेट रहेगा और ऊपर में 328 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। और कल के सत्र में हमने पीएसयू बैंक्स में भी काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, तो यहाँ पे मैं पीएनबी का चुनाव कर रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छे बेस के बाद में ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और वहां से अभी फिर से ऊपर की ओर मूव देखने मिल रहा है। जो सेकंड मूव होता है वो काफी पावरफुल होता है। तो 134 के लेवल पे यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 140 से 142 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। पीएनबी हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है। पीएनबी पे आप खास ध्यान रखिए। पर इस बीच मार्केट्स पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी फिलहाल आपको 110 अंकों की तेजी दिखा रहा है 22,450 के आसपास। देखना काफ़ी अहम होगा कि हम ये सस्टेन करते हैं या नहीं। पर साथ ही आज कुछ फार्मा काउंटर्स रिबाउंड ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि प्री ओपन में हम देखें तो सन फार्मा, सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं जो कि 1% की बढ़त के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ मेटल काउंटर्स भी फोकस में और एचडीएफसी बैंक फिलहाल 1% की तेजी दिखा रहा है। देखते हैं कहां पे सेटल होता है। पर डिम्पी, जिन लेवल्स पे मार्केट शुरुआत कर रहे हैं खुलने की, ये तो वो लेवल्स थे जो कि टारगेट के पास आ रहे थे। तो क्या करना चाहिए? ओपनिंग के बाद कितनी देर वेट करें और कैसे पोजिशनिंग बनाएं? ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जिस गैप के साथ खुल रहा है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस के एरिया के पास रहा है। हमने आपको सुबह भी गाइड किया था कि ये 22,500 के आसपास के हमारे टारगेट है। 444, 448 पे तो खुल ही रहा है, तो 40-50 पॉइंट का एक झटका और लग जाए तो लग जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। नए वालों को तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रहा है। उनका कल भी हुआ था और आज भी। हालांकि कल भी हमने फिर भी हिम्मत करके प्लस करवा दिए थे, लेकिन आज हमारी हिम्मत नहीं है कि उनको हम ओपनिंग में बोलें कि ओपनिंग में इस गैप के बाद भी आप खरीद लो। ठीक, तो इसलिए मेरे को लगता है कि चेंज ऑफ हैंड्स होगा 22,500। थोड़ी देर पहले मिस्टर बसीन भी आपको यही बात बता के गए हैं कि 22,500 के आसपास छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स होगा। हो जाने दो, नए वालों के लिए हो जाने दो। पुराने वालों के लिए ये एक एग्जिट का रूट भी है, एक एग्जिट का दरवाज़ा भी है। आप चाहें तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी है। 48,200 हमारे टारगेट थे। हमने सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 48,300 पे बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो ये तो और है कि हमको 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऊपर मिल रहा है। तो आप चाहें तो एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि 48,200 से 500 तक की रेंज में इस सीरीज में रहेगा। हो सकता है खुलने के बाद बाजार थोड़े नीचे आ जाए क्योंकि चेंज ऑफ हैंड्स होगा, हाथ बदला होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं बोलूँगा कि नए वालों के लिए तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनका तो रिस्क रिवॉर्ड भी खराब हो गया। सुबह इतना बड़ा गैप नहीं मिलता तो तब भी चल जाता, लेकिन गैप मिलने से उनका रिस्क रिवॉर्ड खराब है। पुराने वालों के लिए एग्जिट का रूट है, वो उनको फैसला करना है कि अभी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रहना चाहते हैं या फिर इससे बाहर निकलना चाहेंगे। मेरे हिसाब से एक राउंड का प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। मान लीजिए 6 लॉट आपके पास है या 10 लॉट आपके पास है, तो आप एक काम करना, 3 से 4 लॉट की पोजीशंस कम कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नए वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं है। आ जाते हैं जरा तेज ऐसे शेयर्स पे जिन पे आज शुरुआत में तेज़ी देखने को मिल रही है। पहले मैं जरा निफ्टी 50 के शेयर्स आपको दिखाता हूँ। सन फार्मा जरा स्क्रीन पे दिखाइए, बढ़िया खुल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, विप्रो, टाटा स्टील, इन सभी जो शेयर्स के मैंने नाम लिए इसमें आपको 2-3 डिफेंसिव दिखेंगे और आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर पेंडिंग है, वो आने हैं, वो भी आज गैप के साथ खुल रहा है। एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दिखाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो नंबर्स के बाद का रिएक्शन कैसे दे रहा है। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स तो ठीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, लेकिन शेयर उतना अच्छा नहीं खुल रहा, ये फ्लैट खुल रहा है। ये ऑलमोस्ट एचडीएफसी जैसा कंसेप्ट है। आज मेरे को भी देख के ऐसे ही लग रहा था कि एचडीएफसी जैसा रिपीट टेलीकास्ट होगा। ये हो सकता है आज रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर दे, थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर आने की फिर से तैयारी करेगा। हो सकता है एक्सपायरी पे आपके बहुत काम का शेयर बन जाए, फिलहाल नहीं। भारतीय एयरटेल जब खुलेगा तो न केवल गैप के साथ खुलेगा बल्कि वो ऑल टाइम 52 वीक हाई पे या ऑल टाइम हाई पे भी वो खुलेगा आपको शेयर। नेस्ले इंडिया कमज़ोर खुलेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट आपको कमज़ोर खुलेगा, ये कुछ एक शेयर आपको कमज़ोर खुलेंगे। एक बार जरा आईटी के स्टॉक्स जल्दी से दिखा सकते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह। ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि कल ये डेज हाई पे जाके बंद हुए थे। 8 कंटिन्यूटी इफेक्ट गैप के साथ आना चाहिए, तो दिख रहा है
छोटा गैप इन्फोसिस के साथ तो दिखा, ये टीसीएस के साथ भी गैप दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है आज अगर आप ट्रेड देखना चाहें ना तो निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देखना, क्योंकि निफ्टी के अंदर आईटी का वेटेज कैलकुलेशन होगा, बैंक निफ्टी में नहीं होगा। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे भी बड़े गैप के साथ खुल रहा है, तो आपको देख के आराम से ट्रेड कीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट कोई जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, आराम से सौदे लीजिएगा। अच्छा, मैं इसके अलावा ना आपको जरा 100 वाले शेयर्स की कैटेगरी भी जल्दी से चेक कर देता हूँ। आज आईओसी भी गैप के साथ खुलेगा, सन फार्मा, वीबीएल, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो गैप के साथ खुलेंगे। जियो फाइनेंस भी आज गैप के साथ खुलेगा और वो ऑल 50 वीक हाई पे भी खुलेगा। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 10 सेकंड बाद मार्केट खुलने को तैयार हो रहा है, आप तैयारी कर लीजिएगा। एडवांस डिक्लाइन मेरे हिसाब से कम 1200 शेयरों का आना ही चाहिए और देखते हैं कितना नंबर हमको मिलता है। 1400 नंबर है और 110 पॉइंट के बड़े गैप के साथ खुला। पहला टिक जब 110 पॉइंट का फ्रीज हुआ था, सीधा 80 पॉइंट का। बैंक निफ्टी 48,000 पे आ गया। ये उतने पॉइंट्स के साथ तो खुला ही नहीं जितना दिख भी रहा था कि 350 पॉइंट 48,000 के आसपास इसमें है, तो 48,200 तक की चांसेस और आप समझ लीजिए। और निफ्टी के अंदर भी आप अपनी पोजीशंस में देखेंगे तो 22,500 तक के चांसेस आप समझ लीजिए। तो आपको रिस्क और अपना पता है कि आपको करना क्या और कैसे काम करना है। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा शुरुआत में देखने को नहीं मिल रही है। जल्दी से आ जाते हैं शेयर्स पे। आईटी इंडेक्स आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा नोटिसेबल इंडेक्स होगा। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ, कल की क्लोजिंग, आज के गैप्स के साथ शेयर का खुलना, इसलिए मैं आईटी वाले शेयर्स को आज ज़्यादा गंभीरता से देखूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, विप्रो, ये शुरुआत में बढ़िया शेयर खुले हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे आप दिखाते जाइए, आप भी नोटिस कीजिएगा। और इसके अलावा 5 बड़े शेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक भी दिखाओ सर, एक बार वो भी जरा स्क्रीन पर नोटिस हो जाएंगे। इसके अलावा जो शेयर आज शुरुआत में कमज़ोर आ रहे हैं, मेरे में उनमें कुछ ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैं अगर फ्रैंकली आपसे बोलूँ, ना तो शेयर वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ना ही वो कन्विक्शन के हिसाब से हैं। रिलायंस अगर आप स्क्रीन पे दिखाना जाए तो हल्का सा मामूली सा नुकसान है, कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रुकूंगा। आज रिलायंस में ट्रेड करने का मेरे लिए दिन नहीं है। मैं करता तो कल करता है तो एक दिन बाद करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा रिलायंस में कोई भी काम, क्योंकि आज मेरे को रिजल्ट्स का फैक्टर इन होने के लिए पूरा दिन के लिए मैं छोड़ूंगा इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं निफ्टी से निकल के थोड़ा 100 निफ्टी पे आ जाता हूँ, यानी कि 100 शेयर्स पे आपको बताता हूँ। वहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अच्छा, ये इंडिया विक्स 15% डाउन है। इंडिया विक्स शुरुआत में ये हम ऑल टाइम लो पे आ गए इंडिया विक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने भी इंडिया विक्स फायर करके दिखाया, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें मार्केट ने डिस्काउंट कर दी और ये इंडिया विक्स अब कम होगा, या तो बाजार कंसोलिडेट करेगा या तो ये अब थोड़ा सा वीक भी करेगा, क्योंकि इंडिया विक्स को वापस ऊपर आना है। तो ये 15.5 का इंडिया विक्स ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्काउंट करते हुए दिख रहा है। इसलिए कोई भी पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी खत्म होगी और साथ ही मार्केट साइडवेज की तैयारी कर रहा है। जिसने फायर किया वो इंटरेस्टिंग है। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज भी आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। मैं 100 शेयर्स की जो बात कर रहा था आपके सामने, उसमें से आईओसी आपको दिखेगा, डी मार्ट आपको दिखेगा, जियो फाइनेंस दिखेगा, बजाज होल्डिंग आपको दिखेगा, डीएलएफ आपको दिखेगा। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो शुरुआत में आज आपको और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हीट मैप एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। 22,400 के आसपास हम आ गए हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 500 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है। 450 से आप प्रॉफिट बुक करना चाहे वो आपकी मर्जी है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नए वालों को तो हमने मना कर दिया था, एग्जाम्पल सामने ही है, आप देख लीजिए। नए वालों के साथ कुछ मिला ही नहीं उनको तो बैठना और कुछ नहीं करना। 2 दिन का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ उनका। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेस्ले और पावर ग्रिड दोनों डिफेंसिव शेयर्स, दोनों नीचे लाल निशान में है, ज़्यादा परसेंटेज में गिरावट नहीं है। ऊपर भारतीय एयरटेल साल का हाई, एचसीएल टेक, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, आपको कुछ शेयर दिख रहे होंगे। इसी स्क्रीन में आपको आईटी के शेयर्स भी नोटिस हो रहे होंगे। आज मेरे में आईटी के स्टॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, मैं कई बार आपके सामने बात रख चुका हूँ। अब सृष्टि आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर हम ओपनिंग के सौदा लेना शुरू करेंगे। जिन जिन शेयर्स में खबरें थी ना वो हमने नीचे भी डाल दी है, जैसे रिजल्ट इम्पैक्ट, क्यूआईपी इम्पैक्ट, वो आप नीचे भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सृष्टि, दोनों ही इंडेक्स की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई है। लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे फिलहाल हम देख रहे हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट है, कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम है। खास तौर से अगर बात करें तेजस नेटवर्क्स की, तो हम बता रहे थे दमदार नतीजे, 15% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। हिंदुस्तान मोटर्स 9% की मजबूती दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो स्टर्लिंग एंड विल्सन यहाँ पे नतीजों के बाद कल एक लाल निशान में शुरुआत ज़रूर हुई थी,
पर 10% के अपर सर्किट पे काउंटर बंद हुआ था। दमदार मैनेजमेंट कमेंट्री थी। आज भी देखिए 8% की मजबूती हम इस काउंटर में देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी ध्यान रखिए कुछ मोमेंटम यहाँ पे भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि कल भी एक अच्छी तेजी थी, आज भी 6% का उछाल दिखा रहा है। साथ ही साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग में भी आज 5% की तेजी है। रिपोर्ट्स के दम पे एंटेरो हेल्थ, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, लगभग 5% की तेजी हम इस काउंटर में भी देख रहे हैं। तो और साथ ही साथ एक और काउंटर होनासा कंज्यूमर्स, क्योंकि हम हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ पे भी एक ब्रोकरेज नोट ज़रूर आया है। यहाँ पे भी जेफरीज का नोट है, जिसके चलते हम देखें तो यहाँ पे करीब 3% की तेज़ी हम इस काउंटर में भी देख रहे हैं। तो आज फार्मा काउंटर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कई सारे छोटे मझोले फार्मा नाम जो हैं एक अच्छा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। कई दिनों से हम एक सोलारा एक्टिव में एक तेज़ी ज़रूर देख रहे थे, पर कुछ गिरने वाले शेयर्स पे भी क्विकली आपका ध्यान ले जाएं तो M&M फाइनेंशियल्स, क्योंकि नेगेटिव खबर के दम पे रिजल्ट्स भी कंपनी ने आगे कर दिए हैं। एक फ्रॉड की खबर आई है जिसके चलते यहाँ पे 5% की गिरावट है। रैलिस इंडिया लगभग यहाँ पे 3% की गिरावट हम देख रहे हैं। साथ ही साथ देखें तो वैभव ग्लोबल में भी आज करीब 1.5% की गिरावट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी करीब 2% कमजोर है। तो बहुत ज्यादा गिरावट के शिकार तो नहीं हो रहे हैं काउंटर्स। फिलहाल जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है वो भी बुल्स के फेवर में ही है। अभिषेक, तो ब्रेथ पूरी तरह से बुल्स के फेवर में है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 4 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में हैं। और नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि 22,400 के ऊपर टिकने की अच्छी सी कोशिश कर रहा है निफ्टी। और रिलायंस शुरुआत थोड़ी सी सुस्त रही, लेकिन सुस्ती के बाद अब करीब करीब 0.25% ऊपर रिलायंस का शेयर है। कंजम्पशन वाले शेयर में थोड़ा थोड़ा सा दबाव है। ब्रिटानिया का शेयर आपको कमज़ोर दिखेगा, नेस्ले आपको कमज़ोर दिखेगा, लेकिन वोडाफोन में और इंडस टावर में अच्छी तेजी है। हालांकि जहां पर खुले वहां से थोड़े थोड़े से नीचे आकर ट्रेड कर रहे हैं। वोडाफोन में जो बढ़त रह गई है 2% के आसपास की रह गई है। अब एक काम करते हैं, ये जान लेते हैं कि इस शुरुआत में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, कौन से शेयर्स चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। चंदन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपने क्या खोजा है बाजार में, कहां पर मौके बन रहे हैं अभी? बिल्कुल, मेरे यहाँ पे रेडार पे 3-4 नॉन एफएनओ काउंटर है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 4-5% के मूवमेंट बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पे। आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग पोल एंड फ्लिक पैटर्न बना है और एक तेजी के बाद जो 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है उसकी एक नई रैली बननी चाहिए। काफी अच्छा सेटअप है वीकली और डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे 5-7% का रनअप बनना चाहिए। मौजूदा लेवल पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 2860 के आसपास का, ऊपर में 3050 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा ट्रेडिंग आइडियाज मेरे को ध्यान में रहेगा KEI इंडस्ट्री। KEI में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 5 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है। इनफैक्ट पहले भी 2-4 बार हम सजेस्ट कर चुके हैं, तो KEI पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3860 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4050 के टारगेट के लिए। तो नॉन एफएनओ में KEI और BSE 2 काउंटर यहाँ पे ध्यान में रहे जहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके अलावा एफएनओ की तरफ फोकस करते हो तो यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशंस पे सलाह रहेगी भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव सेटअप है, कंटिन्यूसली हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 1290 के सपोर्ट से 1360 के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 शेयर चंदन जी की तरफ से। BSE 2860 का सपोर्ट, स्टॉप लॉस 3050 का टारगेट, KEI इंडस्ट्रीज 3860 का स्टॉप लॉस और 4050 का टारगेट। हजार रुपए का डिफरेंस इसमें है BSE में और KEI में। इसके अलावा एयरटेल 1290 का इसमें सपोर्ट लेवल है, यानी कि स्टॉप लॉस वहां पर लगा के आप रखिए। इसमें 1360 रुपए के टारगेट। ये 3 शेयर चंदन जी की तरफ से। कपिल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, क्या स्पॉट किया आपने अभी? जी, बेसिकली मैं यहाँ पे चार्ट का जो मूवमेंट देख रहा हूँ तो IEX मुझे काफी पसंद आ रहा है। काफी टाइम से स्टॉक सुस्त पर रहा हुआ है, कुछ फॉल्स ब्रेकआउट भी हुए थे, लेकिन ये जिस तरीके से IEX का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि कहाँ ना कहाँ पे जब भी कोल इंडिया का सेम स्ट्रक्चर जब भी वो बेस बना रहा था तो सेम फॉर्मेट मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 151 के लेवल पे चल रहा है। शॉर्ट टर्म के अवधि से हम इसको देखें तो 147 के यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठेंगे और ऊपर में ये स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 158 से 160 तक का रह सकता है। तो IEX मेरा पहला चुनाव है। और दूसरा मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है IGL पे।
हालांकि स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है, लेकिन 2 दिन से अपना वो बेस बना रहा है और आज एक प्रीवियस डे का हाई उसने ब्रीच किया हुआ है। यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि गया तो बाल गया, आया तो हाथी आया। सो 443 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस इसके 430 के हम रखेंगे और ऊपर में स्टॉक प्राइस का जो अपसाइड पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ तो वो 470 से लेके 480 तक का हो सकता है। ठीक है, आईजीएल में ये एक कॉन्ट्राबेट है। आईईएक्स को भी खरीदने की सलाह है। 147 रुपए का स्टॉप लॉस, 158 रुपए का टारगेट और दूसरा टारगेट है 160 रुपए का। ये दो शेयर कपिल जी की तरफ से। किरण जी, आपके शेयर कौन से हैं सर, बताइए। आप भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं? यस डेफिनेटली। तो जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सीडीएसएल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। जिस तरह से सीडीएसएल में हम देख रहे हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली 2 बार ऐसा हुआ था कि 2000 के आसपास स्टॉक आया था और वहां से रैली फिजल आउट हो गई है। अब लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं कि 2000 के ऊपर कंटिन्यूसली स्टॉक सस्टेन्ड है। अभी 2040-50 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग जाना चाहिए। एक पोजिशनल नजरिया रख के आप स्टॉक इस सीडीएसएल के ऊपर लॉन्ग जाइए रादर देन इंट्राडे के हिसाब से। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे हम 2200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर। सीडीएसएल करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस और 2200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2000 के स्टॉप लॉस और 2200 रुपए के टारगेट सीडीएसएल के लिए। सीडीएसएल में कल भी हमने अच्छी तेजी देखी थी और आज भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर थे। आपको बाजार खुलने से पहले भी ये शेयर सुझाया गया था हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। लेकिन एक शेयर इस पर चंदन जी आप व्यू दीजिए। एमएनएम फाइनेंशियल नॉर्थ ईस्ट के एक ब्रांच में 150 करोड़ रुपए की फ्रॉड की खबर आई है। गैप डाउन ये शेयर खुला है 5-5.5% के आसपास का। क्या ये मौका है एंट्री के लिए या फिर लगता है कि ये शेयर अभी और नीचे जाएगा? थोड़ा संभल के अभी ट्रेड करें इसमें। अवॉइड करने की सलाह दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक नहीं है। वीकली डेली चार्ट दोनों में थोड़े से ऊपर के लेवल से सेल ऑफ है और आप जब बोल रहे हो कि नेगेटिव ट्रिगर आया है तो एक बार थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। इनफैक्ट नीचे आता है 250 252 तब वापस यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ अवॉइड करके साइड लाइन पे रहने की सलाह दूंगा। चंदन सर, कुछ एक और शेयर्स भी हैं जो आपसे पता करने हैं। पहले मैं जरा कुछ कैश के शेयर्स आपसे पता कर लेता हूँ। एक शेयर मेरे को और जानना है आपसे, ओबरॉय रियलिटी जरा चेक करना। ओबरॉय रियलिटी ये 1465-66 के आसपास आपको शेयर दिखेगा। ओबरॉय रियलिटी, चंदन जी एक बार जरा चेक करना। बिल्कुल, ओबरॉय रियलिटी में ऑलरेडी 2 दिन से बाइंग है और उससे पहले ये हाई टॉप्स लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेशन कर चुका है। लगभग 1585 से लेके इस काउंटर में नीचे में 1360 तक का सेल ऑफ देखा और बॉटम बन चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी वापस कंफर्टेबल आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1430 का सपोर्ट बनाना चाहिए, ऊपर में लगभग 1500-1510 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक शेयर जरा आप और चेक करिए। जरा कैश का शेयर है, वो है आवास फाइनेंशियल्स का। ये 1581 है सर, करीब 2% के आसपास ऊपर चल रहा होगा। आवास AAV लिखेंगे आ जाएगा सर, AAV लिखिए। को आप चार्ट सेटअप देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे एक प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से डेटा सेटअप बता रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट बनना चाहिए। इनफेक्ट 5-6 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा चाहिए चार्ट पे। और ओवरऑल देखें तो वीकली चार्ट पे लास्ट वीक अच्छा रिकवरी हुआ था और 4 वीक पहले एक बड़ी मूवमेंट बनी। आज का जो ओपन और लो का प्राइस ऑलमोस्ट होल्ड किया हुआ है, हल्का सा वॉल्यूम ट्रिगर करते हुए यहाँ पे 8-10% की रैली बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज का जो लो है 1550, उसी के सपोर्ट से खरीद सकते हो। ऊपर में आपको 1650-1700 तक के टारगेट मिलने चाहिए यहाँ। एक और शेयर भी है Naukri.com, नौकरी के नाम से शेयर होगा। एक बार जरा आप चेक करेंगे किरण जी। नौकरी जरा चेक कीजिए, 5858 के आसपास चल रहा है, 5800 के आसपास का शेयर है नौकरी। सो नौकरी का अगर हम चार्ट देखें तो रिसेंटली इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 5500 के आसपास ये ब्रेकआउट आया था ट्रायंगल का। उसके बाद हमने एक शार्प रैली 6300 तक की देखी। वहां से लास्ट 7 दिन से कंटिन्यूसली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। वापस जो उसका ब्रेकआउट लेवल था 5500 उसके आसपास और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके तीसरा दिन है स्टॉक हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर है। अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो 20 दिन के आसपास उसने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उसका फॉर्मेशन किया हुआ है। तो डेफिनेटली 5800 से लेके 58
50 के बीच में, ये 50 रुपए की जोन है जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, तो 5700 का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखिए, क्योंकि ओवरऑल आईटी के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्राइसेस ऊपर जा रही है, या तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो वन ऑफ द स्टॉक है आईटी का जो हमें अच्छा लुक्रेटिव लग रहा है करंट मार्केट प्राइस। तो 5700 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ये स्टॉक वापस 6100 तक की रैली आपको दिखा सकता है। सो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट पोजिशनल नजरिया रखिए आप इन्फो एज के अंदर या तो नौकरी के अंदर, और करंट मार्केट प्राइस से आप खरीद सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको फिर से नोटिस कराता हूँ, एक बार जरा इंडिया विक्स दिखाइए। 15 नहीं बल्कि 18% का नुकसान इसमें हो चुका है, यानी कि नीचे गया है। ये 18% थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर है। ठीक है, आपके पास काफ़ी खबरें कम हुई हैं। चंदन सर एक बार ना आपकी ज़रा इस पर टिप्पणी चाहिए, क्योंकि हम ऑल टाइम लो पे आ गए इंडिया विक्स के वापस से। अब इंडिया विक्स अगर नहीं होगा तो फिर ये तो बीपी की तरह है ना, अगर बीपी आपका रेगुलेटेड नहीं होगा, थोड़ा भी बीपी नहीं होगा तो फिर आप फिर तकलीफ में हो। ये तो बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं हो रहा कि एक दिन के अंदर ही 18% का विक्स तोड़ दोगे आप। सही बोल रहे हो, और विक्स आज 18% नीचे है। मतलब आप सोचो कि किसी को मार्केट में फियर लग ही नहीं रहा है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अहम सपोर्ट को टच किया है। और डीपी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले जब आप शो में थे तो कन्विक्शन के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि विक्स नहीं रिकवर हो रहा है, इसके लिए निफ्टी का जो भी 21,700 21,777 का बॉटम बन जाएगा और एग्जैक्टली 21,770 के लो बने, तो लोअर विक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब इस दायरे में है, स्लो एंड स्टडी अपमूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन इंटेक्ट रखनी चाहिए। याद रखिए, लोअर विक्स में आपके ओटीएम स्ट्राइक्स के प्रीमियम कम रहेंगे, ज्यादा घटेंगे नहीं, बट स्विंग्स इन बिटवीन आएंगे तो राइटर्स के लिए बहुत टफ रहेगा। तो यदि आप ऑप्शंस ट्रेडर है तो या तो बाई करके काम करें या स्प्रेड बनाइए, ओवरनाइट राइटिंग नहीं करें। सो मेरे हिसाब से इस तरह का सिनारियो आपको मार्केट डायनामिक चेंज की वजह से करना चाहिए। बेस्ट है, आपको तेजी लग रही है 100 पॉइंट 200 पॉइंट का स्प्रेड बना लीजिए, मंदी लग रही है स्प्रेड बना लीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि ओवरऑल रेंज में है तो आयरन कॉन्डोर या बटरफ्लाई स्प्रेड बनाइए। यही एक तरीका रहेगा जो इस लोअर विक्स के मार्केट को बेनिफिट में लिया जा सकता है। तो विक्स लोअर है बट मार्केट की 200-300 पॉइंट के स्विंग्स तो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, एक और शेयर सर मेरे को आपसे पता करना है, चंदन सर जरा आप ही चेक कीजिएगा, वो है ग्रेनुलस इंडिया का शेयर। ये शेयर एक्सपायरी के आसपास एक्टिव हो जाता है, आपको मालूम ही है इस शेयर के बारे में। जरा देख के बताइए शेयर के अंदर क्या करना है, अगली सीरीज के अंदर रोल ओवर वगैरह करना है? बिल्कुल, जिससे उस ग्रेनुअल्स के रिप्लाई दो उससे पहले काउंटर मेरी नजर पे है जहां पे मेरे को लग रहा है 8-10% की रैली बननी चाहिए। आपने मेरे को ओबराई की रियल्टी की बात की, एक काउंटर है शोभा डेवलपर्स, वहां पे आप देखोगे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, मल्टीपल हर्डल 1660 के निकले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 1670 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 1780 के टारगेट के लिए। अब हम ग्रेनुअल्स की बात करें तो ग्रेनुअल्स बिल्कुल एक्सपायरी के आसपास ये काउंटर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि रोल ओवर्स भी होते हैं और इसमें थोड़े से प्राइस के गैप्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुआ बट मल्टीपल सपोर्ट है, थोड़ी रिकवरी बननी चाहिए। 410 का सपोर्ट लगा सकते हो, एक बार के लिए 432 तक के स्विंग बन सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया पे आप ज़रूर नज़र रखिए। कई सारे सिलेक्टेड फार्मा काउंटर्स हैं जहां पे धीरे धीरे करके हम एक्शन देख रहे हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे किस तरीके के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया। साथ ही साथ एक क्विकली चंदन, आप लॉरेस लैब पे भी बात कर पाएंगे, क्योंकि फार्मा की बात हो ही रही है, आज कई सारे ब्रोकरेजेस के रेडार पे भी है लॉरेस लैब। ये काउंटर भी काफ़ी बीटन डाउन काउंटर है, अर्निंग्स भी आएंगे और इस बार जो है अर्निंग्स अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि हम देखते हैं कई क्वार्टर्स से जो है कंपनी निराश करती है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल रीजन, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं चंदन? आज जो लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है, कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब 2 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है और पिछले 5 दिनों में 422 424 के मल्टीपल सपोर्ट से स्टॉक टर्न हुआ है। हालांकि मोमेंटम स्लो है बट मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ तो स्विंग बनना चाहिए। मेरे हिसाब से 424 को सपोर्ट बना सकते हैं, ऊपर में 455 के स्विंग को प्ले करने के। ठीक है, 455 के स्विंग को आप प्ले कर सकते हैं, 424 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। ये काउंटर जो है थोड़ा सा वॉल्टाइल ज़रूर रह सकता है, क्योंकि अर्निंग्स इसकी परसों आने वाली है। आज कुछ और काउंटर्स की बात करें तो GSPL कल 20% के सर्किट पे लगभग पूरे दिन ये काउंटर लॉक था। आज वहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड ज़रूर आया है, लगभग 5% की तेज़ी है। गुजरात स्टेट पेट्रो में, जहां पे कल एक भारी गिरावट थी, आज यहां पे लगभग 5% की तेज़ी है।
GSPL। इसके अलावा आप देखेंगे कि गैस काउंटर्स पे जो है बोफा की रिपोर्ट आई है, क्योंकि IGL, IEX ये सारे कुछ काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट ने बोले ही, टिकर पे भी ये फ्लैश हो रही थी कि बोफा की रिपोर्ट आई है। IGL, MGL पे यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी रेटिंग दी है। गुजरात गैस पे भी इन्होंने अपनी रेटिंग दी है। एक बार सभी काउंटर्स पे राय जान लेते हैं। और कपिल, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए IGL और MGL लगभग 1.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। इन दोनों में से कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक लग रहा हो? जी, बेसिकली यहाँ पे मुझे गैस सेक्टर से मुझे अपना पैकिंग ऑर्डर बनाना हो तो मैं आईजीएल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। उसके बाद में मेरा एमजीएल का स्ट्रक्चर भी आएगा। एमजीएल का स्ट्रक्चर भी काफी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्ट्रक्चर है। लेकिन गुजरात गैस पे मेरा थोड़ा सा अवॉइड का रहेगा, क्योंकि हमारा इन हाउस व्यू भी उसी तरह से रहा हुआ है कि गुजरात गैस को अभी भी वो एक स्टेगनेंट फेज में है। लेकिन आईजीएल और एमजीएल पे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं ट्रेड के लिए। पैकिंग ऑर्डर के लिहाज से IGL और MGL यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और देखिए, जिस तरीके से आपके लिए हम हाईलाइट कर रहे थे कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो थोड़े रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ज़रूर है। आप देखिए, ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे ज़रूर आए हैं मार्केट्स। 53 पॉइंट्स की तेज़ी रह गई है निफ्टी 50 में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पे लगभग 80 पॉइंट्स की तेज़ी जो है फिलहाल हम होल्ड करते हुए देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्सपायरी के एक्शन को देखते हुए, रोल ओवर्स बिल्डअप को देखते हुए सेकेंड हाफ में किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में फिर से थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर आया। इसके अलावा एक और काउंटर है चंदन, वर्लपूल। यहाँ पे भी लगभग 5% की तेज़ी है। कैसे देखा जाए, कई समय बाद इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला है चंदन, पर क्या इस 4-4.5% की तेज़ी में आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव का असर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पे है। और आप देखोगे जिस हिसाब से वोल्टास में रन अप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, वर्लपूल में भी पॉजिटिव प्राइस सेटअप यहाँ पे बने हैं। इनफैक्ट 3 दिन पहले यहाँ पे एक पोलन प्लेग का ब्रेकआउट हुआ था 1450 में। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है रैली कंटिन्यू एंजॉय कर सकते हो। 1550 का ट्रेलिंग सपोर्ट रहेगा। अभी भी 1670 1680 के टारगेट ये काउंटर छू सकता है। ठीक है, 1670 1680 ये टारगेट्स आप ध्यान में रखिए। सुबह के से ही टिक्स देखें तो लगातार एक 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो 5 से 6 कैंडल्स जो कंटिन्यूस कैंडल्स बनी हैं वो सभी कैंडल्स में बाइंग आ रही है। साथ ही वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और चंदन का कहना है कि इस काउंटर पे आप भरोसा ज़रूर कर सकते हैं। 1670 1680 ये टारगेट्स ध्यान में आ रहे हैं। इस पे आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और काउंटर बस चंदन जिस पे आपसे राय चाहिए वो है वेल्सपन इंडिया। यहाँ पे भी 3% की तेज़ी देख रहे हैं। कैसे दिख रहा है ये चार्ट्स पे? वेल्सपून की बात करें तो चार्ट ठीक है यहाँ पे कंपैरेटिवली। और जिस हिसाब से सेटअप बना है यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। 149 का सपोर्ट लगा सकते हो 160 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, वेल्सपन को लेकर ये व्यू। लेकिन एक बार जरा बाजार पर नज़र ज़रूर डालेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक ने अपनी तेज़ी ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि गंवा दी है। अब 60 अंकों की हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। 47,980 के आसपास तक के स्तर हैं। आज हमने 48,300 के स्तर देखे थे निफ्टी बैंक पर। तो ऊपरी स्तरों से 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो वहाँ पर जो अभी तक हम देख रहे थे कि 22,400 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश थी, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 50-60 अंकों के आसपास की अब तेज़ी रह गई है, 0.25% के आसपास की। मेटल्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ है। हिंडाल्को थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। इसके अलावा पावर ग्रिड, कल जो शेयर चल रहे थे OMCs, BPCL में आज आपको कमज़ोरी दिखेगी। और कंजम्पशन वाले कुछ शेयर्स कमज़ोर हैं। लेकिन एक शेयर पर ज़रा व्यू चाहेंगे आपसे। चंदन जी, आप ही बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाले स्टॉक सारे के सारे चल रहे हैं रियल एस्टेट में। DLF, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओमैक्स चल रहा है। आप ज़रा ये बताइए कि इनमें से बेहतर चार्ट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर अभी भी ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल, मैंने शोभा की जिक्र किया था जब डिम्पी और सृष्टि बात करे थे। वहाँ मेरे को 10-15% की रैली लग रही है। तो शोभा डेवलपर्स पे खरीदारी की सलाह हम रखेंगे। अब सपोर्ट रहेगा लगभग 1680 के आसपास का।
ऊपर में लगभग 1770 1780 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, 1770 1780 तक के टारगेट शोभा डेवलपर के लिए 6% के आसपास तक की बढ़िया तेजी इस शेयर में दिख रही है। आइनॉक्स विंड पर कपिल आप व्यू दीजिए। आइनॉक्स विंड में भी हम तेज उछाल देख रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि विंड पावर वाली जो कंपनी थी सुजलॉन, वहां पर भी तेजी थी। आइनॉक्स विंड आपको कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि ये जो तेजी है सस्टेन करेगी और ऊपर जाएगा शेयर ये? बेसिकली सेक्टोरल टेलविंड तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर में जहाँ पे देख रहा हूँ तो पिछले 3 से 4 महीनों से 3 महीने से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। 626 से ऊपर की रेंज है और नीचे में कहाँ पे स्टॉक का लोअर पॉइंट जहाँ पे बनता है वो कुछ 450 की रेंज में है। लेकिन अंडरलाइन टोन सारी की सारी मूविंग एवरेज का जो स्लोप होता है वो काफी पॉजिटिव है, तो आपका डायरेक्शन पॉजिटिव में है। और जब भी आपका डायरेक्शन पॉजिटिव में होता है और जब भी आप रेजिस्टेंस लेवल पे होते हो तो एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, ये स्टॉक 627 पे है, पॉजिटिव में ओपन होकर थोड़ा सा इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला है, लेकिन 645 के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन करने लगेगा तब एक फ्रेश ब्रेकआउट मैं इसको मान सकता हूं। तो मैं कंडीशन रखता हूं कि 645 के ऊपर या फिर स्टॉक प्राइस में कुछ रिट्रेसमेंट आता है और नीचे में 580 के लेवल टेस्ट करता है, तब वहां पे मेरा एक बाय का अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। ठीक है, आइनॉक्स विंड को लेकर ये व्यू। चंदन जी, एनसीसी जरा चेक कीजिए। लगातार 5-6 सत्र से ये सेलिंग प्रेशर में शेयर था, आज रिकवरी कोशिश ये कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगी रिकवरी और तेजी के सौदे इनिशिएट करने चाहिए? देखिए, जहां तक एनसीसी की बात करें तो देखिए सेलेक्टिव इन काउंटर्स में रिकवरी होल्ड हो रही है और एनसीसी में आप देखो तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ रहा है, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 242 का इमीडिएट सपोर्ट है, 260 तक के लक्ष्य स्टॉक साधता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, 260 तक के लक्ष्य आप एनसीसी में उम्मीद करके चल सकते हैं। 270 के आसपास से लगातार हम देख रहे थे कि शेयर में एक प्रेशर बना हुआ था और उसके बाद आज के रिकवरी करीब 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। यस बैंक को लेकर कल एक पॉजिटिव खबर आई थी और कल भी ये शेयर चला था। आज भी हम देख रहे हैं कि ये जो तेजी है और बनी हुई है, 2.5% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, यस बैंक कितना चलेगा शेयर ये? देखिए, यस बैंक की बात करें तो काउंटर बीटन डाउन रहा है, बट अब वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। अगेन सलाह यही रहेगी कि मैं यूजुअली स्ट्रेंथ वाले काउंटर पे फोकस करता हूँ। ये थोड़ा सा बीटन डाउन रहा है पिछले कुछ सालों की बात करें, बट प्योर टेक्निकल सेटअप की बात करें तो 24-25 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो एक बार 30-32 तक का मूवमेंट बनना चाहिए। क्वांटिटी उसी हिसाब से ले जितना बेर कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि 24 के सपोर्ट से 30-32 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। 100 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी 48,000 को किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के अंदर 66 पॉइंट की बढ़त है। शुरुआती डाटा जो बना है ना निफ्टी के फेवर का बना है, बैंक निफ्टी का बराबर का चल रहा है, टक्कर का है जिसे मैं बोलूँगा। ठीक है, वैसे ना ही ज़्यादा कमज़ोर ना ही ज़्यादा ठीक, ऐसे कुछ तक बनता हुआ दिख रहा है। खैर एनी हाउ, मैं ज़रा कुछ स्टॉक्स पे और आ जाता हूँ। मार्केट के मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, मैं एक दो कैश के शेयर पता करता हूँ। एक बार ज़रा वर्लपूल दिखाएंगे। वर्लपूल, कपिल जी एक बार ज़रा वर्लपूल चेक करना। जी, वर्लपूल को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यानी स्टॉक प्राइस में इस पर्टिकुलर महीने में ऑलमोस्ट 30% की रिटर्न हमें दर्ज कर चुका है ऑलरेडी। स्टॉक प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट था। मैं जस्ट इसका एक इवेंट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम इसका जो फॉल आया था वो 2010 से 2013 में आया था और यहाँ पे भी फॉल आया था। कैरेक्टरिस्टिक उसके इस तरीके से लास्ट टाइम भी जब वो गिरा था तभी 12 क्वार्टर के लिए गिरा था और परसेंटेज टर्म में वो 57% से गिरा था। और अभी भी जब ये गिरा हुआ है तभी भी आपका 12 क्वार्टर के लिए गिरा और 57% से गिरा हुआ है। तो लास्ट टाइम का फॉल और इस टाइम का फॉल एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देता हूँ कि जो इसका फॉल अभी बना हुआ है 1270 के लेवल पे यहाँ पे, वो काफी एक टेक्निकल सपोर्ट लेवल था और अभी फॉलिंग चैनल को मंथली चार्ट में ब्रेकआउट करने की वर्ज पे है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया है, तो जिसके पास स्टॉक होता है तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम 1675 1700 की हमें देखने मिल सकती है और जहां पे फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है तो थोड़ा सा कुछ इंटरमीडिएट करेक्शन आ जाए तो स्टॉक के लिए 1540 1500 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो फ्रेश एंट्री के लिए वहां पे देख सकते हैं और हायर साइड में 1675 और 1700 तक। ठीक है, एक दो शेयर जरा मैं और चेक करवा लेता हूँ जहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। मैं सिर्फ लॉन्ग और मोमेंटम वाले शेयर ही
सामने रखना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। एक बार जरा SCL टेक दिखाइए, मेरे को अगली सीरीज में रोल ओवर करना है। चंदन सर, रोल ओवर कर जाऊँ SCL टेक को? बिल्कुल कर सकते हो। और डीपी जी, एक काउंटर रोल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो मिड कैप में चल रहा है। सबसे पहले हम एचसीएल टेक की बात करें तो देखो, एक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है, तो जो जिन्होंने तेजी की उनको पेन तो हो रहा है, बट अब बॉटम बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप रोल कर सकते हो। बट अगेन ध्यान रखें, अग्रेसिव स्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, आप कोई शेयर बता रहे थे सर SCL टेक के अलावा, आप रुक गए थे बताते बताते। बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड में काफी अच्छा पैटर्न बना है, सेम उसी तरह का बिहेवियर है जहाँ पे बीएससी का चार्ट पैटर्न बना है, और पैटर्न के बाद बीएससी में 5-7% की रैली बन चुकी है। तो कोचिन शिपयार्ड में भी एक तेजी के बाद 8-10 दिन का करेक्टिव मूव हुआ है और वापस एक नई तेजी स्टार्ट हो रही है। तो 1122 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रख सकते हैं। 1200 तक के स्विंग बनने चाहिए कोचिन शिप में। चंदन सर, आपको याद है एक बार आइडिया के शेयर की हमारी और आपकी चर्चा हुई थी तो बहुत बढ़िया चला था, लेकिन आपने हमसे एक वादा किया था कि शेयर के बारे में मेरे से बार बार पूछते रहना। सर, मैं इसी लेवल पे वापस आपसे पूछ रहा हूँ स्ट्रेंथ के बारे में, और मेरे को ये हफ्ते भर का ट्रेड नहीं चाहिए, मैं इस पूरे साल के लिए रख सकता हूँ। मैं 2025 में बेचूंगा, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ अपने पॉइंट पूछने से पहले ही, मैं इसको इस साल बेचूंगा ही नहीं। सर, मेरे को वोडाफोन आइडिया इस रेट पे जस्टिफाइड कितना लगता है? अभी भी 13.5 हो गया, कल इसी रेट पे मैंने पता किया था, 12.40 का रेट था, 13.40 का रेट है, और कन्विक्शन 5 गुना 80,000 है। का लॉट है जितना मेरे को याद है इसका। पहले कन्विक्शन था हाँ उससे सर, क्या कह रहे हो? कन्विक्शन, जो पहले कन्विक्शन था उससे 5 गुना कन्विक्शन है, और जो टारगेट यहाँ पे सारे थे वो टारगेट आने चाहिए। मेरे हिसाब से जो सेटअप बना है और जिस हिसाब से वेव थ्योरी और गेन को सपोर्ट लिया है, ये काउंटर टाइम लगा सकता है, बट मेरे हिसाब से 18 से लेके 24 के बीच में रुकना नहीं चाहिए, बट टाइम लगेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा। कोई बात नहीं सर, टाइम लगे, पैसे तो बन के आए। और आप जो कन्विक्शन वाली आपने बात बोली है कि 1 गुना नहीं बल्कि 5 गुना है, ये मेरा कॉन्फिडेंस को और हाई कर रहा है। और मैं सर कल से कम 10 बार वोडाफोन आइडिया दर्शकों के सामने रख चुका हूँ। वसीम साहब ने बोला, उसके बाद से खैर मैंने अपने लेवल भी चेक करके रखे थे, और लेकिन उन्होंने बोला और कॉन्फिडेंस आ गया, आपने बोला एक लेवल का और कॉन्फिडेंस मेरे पास और आ गया। और मेरे को लग रहा है, देखिए मैं इस शेयर के ना खिलाफ ना अगेंस्ट हूँ, मैं सिर्फ पैसे बनाने के फेवर में हूँ। तो पैसा बने किसी भी शेयर से बने, वोडाफोन आइडिया से बने, SCL टेक से बने, इन्फोसिस से बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वोडाफोन आइडिया मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम आपको ज़रूर देके जाएगा। खैर बाजार ऊपरी स्तर से थोड़ा कमज़ोर रहा है, देखते देखते हो सकता है बैंक निफ्टी लाल निशान में भी आ जाए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्यूचर्स लाल निशान में आ चुके हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स इन रेड है, और यही मेरा सुबह का कंसर्न था, क्योंकि आप खुली ऐसी जगह पे रहे हो, आपको नए वालों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पुराने वालों के लिए एग्जिट रूट था। हमने बात क्लियरली बहुत डंके की चोट पे आपके सामने बोली। ये ना चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है टिपिकली, एक्चुअली मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, ये चेंज ऑफ हैंड्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर बाजार हो सकता है वापस से चले, लेकिन ये प्रोसेस है जो इसको करनी है पूरी, और एक्सपायरी के ही समय होती है ये प्रोसेस पूरी। तो एक बार इसको कर जाने दो, थोड़ा बहुत और देखते हैं कितना हो सकता है। निफ्टी के अंदर भी जो बढ़ा था सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के रह गया। इंडिया विक्स 17.5% टूटा हुआ है। कोई आदमी ये बोले कि इंडिया विक्स 17% टूटा, एथिकली तो रूल ये कहता है कि चलना चाहिए बाजार, लेकिन फिर भी बाजार इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बाजार का जो फ्यूल टैंक है शॉर्ट कवरिंग का वो खत्म हो चुका है। ये एग्जाम्पल के जरिए हमने सुबह सुबह आपको नोटिस करवा दिया था। ऑप्शंस का ट्रेड एक सामने आपके लेके आते हैं। तो ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर आज हम समझते हैं कि कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, और हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुके हैं। ध्वनि जी बताइए कौन सा सौदा है आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग दिव्य जी। सबसे पहले कल के सौदे का अपडेट देंगे कि हिंद पेट्रो में कल हमने जो कॉल ऑप्शन बाय करवाई थी 9:30 में, उसमें 12:30 का हाई बनाया था उसने, तो वहाँ पे हमने एग्जिट सजेस्ट करा था। दूसरा आज का हमारा जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा, तो इन्फोसिस में यहाँ पे मुझे वीकनेस दिखती है। ऊपर 1470 के पास जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग बना है, और आज भी हम देख रहे हैं कि गैप डाउन के बाद वहीं पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कमजोरी देखने मिल रही है। तो इन्फोसिस का मई का पुट ऑप्शन लेना रहेगा 1420 का। उसका भाव अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है करीब यहाँ पे 24 रुपए 75 पैसे, तो 24 से 25 रुपए के बीच में आप इसको खरीदें। 40 से 45 रुपए का इसका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 15 रुपए का लेकर चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, तो आपका जो अधिकतम फायदा यहाँ पे है वो 8,000 का, और नुकसान 4,000 तक का हो सकता है।
अरे इन्फोसिस की पुट आप दिलवा रहे हो मैम, हम तो आज थोड़ा इन्फोसिस पे बुलिश थे, इनफैक्ट ½ % ऊपर भी है। आपने कहा पुट ले लो 1420 की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कॉन्ट्रा ट्रेड मिल रहा है 24 से 25 रुपए पे। कल तो मैम ये आपको लग रहा है यहीं पे रुक जाएगा? ये डिम्पी जी, इसका अगर डेली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमें ऊपर से जो गिरावट मिली है उसमें पहले ब्रेक अवे गैप और अभी रिसेंटली की जो गैप है उसको टेक्निकल टर्म्स में मेजरमेंट गैप या रन अवे गैप कहते हैं। उसी के पास यहाँ पे स्टॉक को एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो 1470 के पास जो रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो टेक्निकली इसको हम यहाँ पे कोई भी बुलिश साइड का ट्रेड नहीं मानते हैं। यहाँ से कोई भी एक है तो आपको एक बेरिश साइड का ट्रेड लेना है। और अगर आप चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे और डीप जाए तो नीचे हमें देखने को मिल रहा है कि 1380 का लो बनाया हुआ है। तो उसी लो के पास हम स्पॉट में टारगेट रख के इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है मैम, एग्री विद योर पॉइंट कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। 1420 की पुट आपको लेनी है 24-25 रुपये में, 40 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस 15 का, लॉस प्रॉफिट 1:2 की रेशियो में, इसलिए 4000 जाएंगे, 8 आएंगे। ये कैलकुलेशन हमने आपके लिए रख दी है। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे अपडेट लेंगे हम इसी कॉल का, जब आप हमारे साथ कल भी जुड़ेंगी। तो आगे बढ़े, HDFC बैंक हरे निशान में है, रिलायंस वापस से लाल निशान में आ चुका है। आज ना कोर स्ट्रेंथ अगर मैं आपको चेक करवाऊँ ना, मेरे को आप सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको दोनों तीनों चीज़ें एक साथ से बता देता हूँ। आज यस, पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के इस समय ना 33 शेयर अभी भी हरे निशान में है, 33 शेयर स्टिल इन द हरा निशान, हरे में है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे 7 शेयर हरे में है, यानी कि मेजोरिटी हरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार को ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है। वजह आपको बड़े बड़े शेयर्स के अंदर, जो वेटेज वाले शेयर्स हैं, उसके अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से हो रही है। गैप खुलना है ना, गैप बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन गैप बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। वो बस इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये देखना है। शॉर्ट्स को ट्रैप कर रहा है तो गैप से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन आप चले आ रहे हो गैप पे गैप किए जा रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी लॉस से बेहतरीन, मतलब इससे वर्स्ट चीज़ नहीं होती, कोई वर्स्ट हो जाता है तब। खैर एनी हाउ, इंडाइसिस को छोड़ भी देना, आज का दिन तो मैं बोलूँगा छोड़ दीजिए। मैंने आपको सुबह भी बोला है कंसोलिडेट करेंगे, अब इनका चेंज ऑफ हैंड्स होने का समय आ गया है। ये देखेंगे आगे चलो कोई स्ट्रेंथ आएगी तो वापस आपके सामने नोटिस करवाएंगे। शेयर्स ये पकड़िए, शेयर्स पे ही ध्यान दीजिए। चंदन सर, 1-2 शेयर में अनवाइंडिंग के आपसे पता कर लूँ, एक बार जरा आप उसको भी देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर आया सर अनवाइंडिंग का, बैन में भी है ये, जरा चेक करेंगे क्या करना है इसका। देखिए, अनवाइंडिंग हुई है तो जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट नेगेटिव बायस नहीं हो रहा है क्योंकि अच्छा खासा सेटअप बना हुआ था। इनफेक्ट डिप आए तो खरीदारी की सलाह भी रख सकते हैं। तो नेगेटिव व्यू तो नहीं है, बट यस, जिसे को मुनाफा वसूल करना है तो कर सकते हैं। नीचे में मेजर सपोर्ट रहेगा वो 362 के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो 1-2 शेयर आपको और पता करा है। इस बीच में आपको बता देता हूँ, आइडिया करीब 4% ऊपर आ चुका है और 13.45 का भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज एक और शेयर है सुमित मूलचंदानी जी, अगर हमको टीवी पे देख रहे हो, घर पे भी अपने, तो एक बार मेरे को जरा व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। आपका ही शेयर मैं एक पता करने जा रहा हूँ, और मैं पता करता हूँ जरा अपना कपिल जी से। कपिल जी, एक शेयर का नाम है TTML, 75 रुपये का बहुत बढ़िया वाला बेस बन गया है इसका। ये शेयर है तो स्ट्रक्चरली वीक, लेकिन इसने बेस बना दिया और एक रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर रहा है। आज ये 6% ऊपर है। मेरे को आपसे ये पता करना है 96 तक जाने के चांसेस कितने हैं सर इसके। ये यहीं से ही क्रैक हुआ था पहले भी। आज के सेक्टर में हम टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं तो तेजस, TTML, ITI, आइडिया, HFCL, इंडस टावर, भारती, टाटाकॉम थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन सारे के सारे सेक्टर्स में हमें काफी एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। TTML जैसे आपने भी बताया कि इसका स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो अपने जो पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 100 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज, इन सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से हमें एक अच्छा सा राइज भी देखने, लेकिन ये राइज आपका कहां ना कहां पे 83-84 के लेवल के अराउंड पे एक स्ट्रिक्ट रेशंस लेवल है। तो कोई स्ट्रक्चर वीक होता है और जब ये वो रेशंस के पास में होता है, तब वो यहाँ पे कन्विक्शन बाय तो नहीं बनता है, जबकि आपके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे वो बनता है। लेकिन 83-84 के ऊपर जब ये सस्टेन करना लग जाता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो अभी रेक्टेंगल, ये जो बेस बनाया हुआ है, उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। अदरवाइज काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो लेकिन मोमेंटम ना हो, तो कैपिटल काफी टाइम के लिए स्टक रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, 83-84 के ऊपर एक क्लोजिंग मुझे देखने मिल जाएगी, तब काफी ज्यादा चांस बनेंगे कि स्टॉक ऊपर में बाद में 90 से लेकर 93 की अपसाइड मोमेंटम चेस करे, लेकिन ट्रिगर पॉइंट 83 के ऊपर ही बनेगा।
₹83 के ऊपर टाटा टेली के लिए ट्रिगर पॉइंट बनेगा। ₹82.30, ₹82.15 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन तेजी अच्छी है 6% के आसपास की। चंदन जी, जो बैटरी वाले स्टॉक्स हैं, एक्साइड और अमारा राजा, दोनों को जरा आप एक बार जरा चेक कीजिए। तेजी आज भी हो रही है, हालांकि तेजी की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। महीने भर में बात करें तो जिस तरह से किया और hyundai के साथ जो बैटरी के लोकलाइजेशन के लिए जो करार किया था एक्साइड ने, काफ़ी फायदा मिला। ब्रोकरेज ने भी उसको री रेटिंग कैंडिडेट माना, टारगेट बढ़ाए। हमारा राजा भी चला है, हालांकि उतना नहीं चला जितना एक्साइड चला है। महीने भर में हमारा राजा करीब 50%, एक्साइड करीब 50%, हमारा राजा करीब 37-38% के आसपास चला है। ये बताइए कि इन दोनों शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है जो लोअर लेवल पर एंट्री किए हैं, या फिर अभी ये दोनों के दोनों और ऊपर जाएंगे, और इन दोनों में से बेहतर आपको लग क्या रहा है? देखिए मेरे हिसाब से अभी तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, वो जरूर लिया है इन्होंने, बट मेरे हिसाब से तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मैं आपको एक्साइड पे कमेंट करना चाहूंगा, लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 457 एक सपोर्ट है, अभी भी यहाँ पे 485 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। ठीक है, 485 तक के टारगेट एक्साइड के लिए, ₹470 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कपिल जी, पॉलीकैब चेक कीजिए, ₹5,500 का भाव है। ₹5,500 से ऊपर अभी कितनी तेजी बाकी है पॉलीकैब में? जी, पॉलीकैब का स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ था। बीच में कुछ एक स्टॉक में स्ट्रक्चर भी डैमेज आया था, लेकिन उसको काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया हुआ है। और हाल के स्तर पे भी देखते हैं तो 6-7 दिनों का जो कंसोलिडेशन पैच था, तो उसका ब्रेकआउट कल हमें ऑलरेडी देखने मिल चुका था, और आज फॉलोअप साइन है। तो एक बुलिश क्रेडिट साइन तो है, एक मोमेंटम बुलिश ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। 5,500 के लेवल पे चल रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मैं टारगेट देखता हूँ, तो वो 5,690 के लेवल के यहाँ पे आता है। और नीचे में जो इसके स्टॉप लॉस बैठेंगे वो कहाँ ना कहाँ पे 5,400 या फिर 5,400 के लेवल पे हम बिठा सकते हैं। तो रिस्क और रेशियो वाइज भी ठीक से ये स्टॉक बैठ रहा है, मोमेंटम भी है, स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, तो एक पॉजिटिव व्यू इसमें बनेगा। ठीक है, अब इंडिया यहाँ पे 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। पर इस बीच गैस काउंटर्स पे हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पे था। यहाँ पे IGL MGL अब ऑलमोस्ट डेज हाई पे आते हुए फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे अगर नज़र डालें तो MCX नतीजों से पहले जो है फिर से यहाँ पे 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। और चंदन, एक बार क्विकली इस पे आप अपना टेक देंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि MCX का शेयर काफ़ी समय से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आज CDSL जैसे काउंटर्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे है, पर नतीजों से पहले MCX में किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, और किसी ने निचले स्तरों पे अगर बाइंग करी हुई है तो उनको कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? बिल्कुल, MCX पे इनफेक्ट खरीदारी की सलाह है और अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। 3,930 के सपोर्ट से 4120 तक के टारगेट बनने चाहिए। को ऑप्शन में ट्रेड करता है तो MCX की 4,000 की कॉल ली जा सकती है। 95 से लेके 100 के बीच में ले ₹70 का सपोर्ट होगा, 140 तक ये कॉल जा सकती है। तो MCX को फ्यूचर, ऑप्शंस या डिलीवरी तीनों ही जरिए से ले सकते हैं। ब्रेकआउट है, 3 से 5% का मूवमेंट बनेगा। उसके अलावा हमारा मानना है कि एक्सचेंज एंड ब्रोकिंग रिलेटेड सारे कंपनीज यहाँ पे अच्छे खासे सेटअप बना रही है, सब में अच्छा खासा मूवमेंट बनना चाहिए। चाहे आप MCX की बात करें, CDSL की बात करें, BSE की बात करें या कुछ ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें। ठीक है, तो सभी ब्रोकिंग कंपनीज, एक्सचेंज रिलेटेड कंपनी, सभी में एक अच्छा मोमेंटम है। अब MCX में अभी भी पॉजिटिव नज़रिया होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। अब कमोडिटीज़ में देखें तो सोने में एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली। कल से लेकर अब तक देखें तो एक शार्प करेक्शन रहा, जहां इंटरनेशनल मार्केट में $2,400 के ऊपर कहीं सोना ट्रेड कर रहा था। कई दिनों से हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे। कल से लेकर अब तक अगर हम अभी देखें, सुबह जब मैंने चेक किया था $2,320 के आसपास जो है सोना आ चुका था। इसको लेके 2 काउंटर्स ज़रूर फोकस में थे, मनापुरम और मुथूट फाइनेंस, जिसपे सोने में एक चाल देख रहे थे। तो हम ये दोनों ही काउंटर्स पे चर्चा भी कर रहे थे। आज सोने में नरमी के चलते ये दोनों काउंटर्स प्रेशर में ज़रूर हैं। चंदन, क्या आपको लगता है कि जो 1 से 1.5% की वीकनेस है मनापुरम और मुथूट में, कैसे देखा जाए इसे? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे आ रही है, या फिर थोड़े से शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, और जिन लोगों ने लिया है क्या उन्हें इन स्तरों पे निकल जाना चाहिए? देखिए, मनापुरम वापस एक रेंज बाउंड हो चुका है, और तो मेरे को लगा रेंज बाउंड बायस ही रहेगा। 184 से लेके 196 ये रेंज रहेगी। आपको निकलना है तो निकल सकते हो, अदरवाइज 184 का ट्रेलिंग भी रख सकते हो।
ठीक है, तो मनापुरम एक रेंज बाउंड बन चुका है। 184 से 196 का एक ये रेंज है। जब तक इस रेंज को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी रेंज के ईदर साइड जाएगा तो एक नज़रिया फ्रेश आता हुआ दिखेगा, पर फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। अगर आपको एग्जिट लेना हो तो आप इन स्तरों पे भी ले सकते हैं। क्विकली और काउंटर्स देखें तो ग्रासिम अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ है। सुबह इतनी तेजी नहीं थी। कपिल अभी एक अच्छा जंप देखने को मिला है, साथ ही HCL टेक में एक शार्प जंप आया है। ग्रासिम और HCL टेक कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, और इन दोनों में से ही अगर किसी में ट्रेड लेना हो तो कौन सा होगा वो? जी, बेसिकली सीमेंट सेक्टर काफी टाइम से ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन ऑन ऑफ इन बिटवीन कुछ एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर्स में मैं देखता हूं तो अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम और जेके सीमेंट का ही बना हुआ है। ग्रासिम का भी एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे देखने मिला हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेजिस्टेंस है इसके 2320 के लेवल के यहाँ पे वो अभी भी इंटैक्ट है। मैं ग्रासिम से बेटर मैं अंबुजा सीमेंट को ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि वो एक राइजिंग चैनल के लोअर बैंड पे है और वहां से वो स्टॉक राइज कर रहा है, और जो करंट लेवल है और रेजिस्टेंस का लेवल है वहां पे गैप भी हमें एक डिसेंट देखने मिलता है। तो अंबुजा सीमेंट मेरी यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में चॉइस बनेगी। 626 के लेवल पे चल रहा है। आज के दिन का स्टॉप लॉस हम मान सकते हैं, जो कि के लेवल पे है, और ऊपर में जो इसके प्रीवियस पीक लेवल थे 640 के लेवल के यहाँ पे, वहां पे अपना अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। HCL टेक का मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे तो आगे थे, जो 1435 का सपोर्ट लेवल था वहां पे, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं बाय का इतना ट्रैक्शन नहीं देखूंगा, क्योंकि ऊपर में इस स्टॉक के काफी स्टिफ रेजिस्टेंस 1511 के लेवल पे आते हैं। रोल रिवर्सल का रेजिस्टेंस लेवल भी है और 100 पीरियड मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो जो दो स्टॉक आपने सुझाए हुए थे उसमें से अंबुजा सीमेंट मेरे प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन HCL टेक पे थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम हो सकती है, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो ग्रासिम यहाँ पे आप नजर रखिए। HCL टेक यहाँ से आप ट्रेड ना लें, ऐसी राय आती हुई। पर चलिए अब 10 बज